नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से इस रविवार भी हम आप सभी का स्वागत करते हैं और इस बार जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है उपेश जोशी जी और उन्होंने अपनी रंगमंच की यात्रा पिथौरागढ़ से शुरू की और उसके बाद बीए किया आपने, फिर दिल्ली आए, दिल्ली में श्री राम सेंटर में काफ़ी साल तक रहे और अभी भी उनकी रंगमंच की यात्रा लगातार चल ही रही है और किए ही जा रहे हैं। तो आज हम उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और दर्शकों के अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। तो हम उपेश जी को बुलाते हैं और उनसे बातें शुरू करते हैं। दादा नमस्कार। नमस्कार गोविंद जी। कैसे दादा? मैं ठीक हूँ। और आप सुनाए कैसे हैं? बढ़िया दादा। अच्छा। तो दादा हम्म। मतलब अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ आए, बात करने के लिए तैयार हो गए दादा, है ना? थैंक क्योंकि यू। आपने तो मतलब बहुत लंबे समय से रंगमंच किया है। तो बहुत आपने अच्छा। बीएससी किया? जी दादा। हाँ जी। जी जी हाँ गोविंद जी, मैंने बीएससी किया तो उसके पिथौरागढ़ बाद से। हाँ, तो पिथौरागढ़ में बीएससी करने के बाद थिएटर से कैसे जुड़े? आपका थिएटर कैसे शुरुआत हुआ? आप थिएटर कब से शुरू किया आपने? और उस समय पिथौरागढ़ में कैसा थिएटर होता था? जी तो यहाँ से शुरू करें तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा दादा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बीएससी करने के पीछे तो ये है कि जो हमारी फैमिली है, जो परिवार है, तो वो शिक्षक परिवार, मतलब मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं, अध्यापक रहे हैं, इकोनॉमिक्स के जी, लेक्चरर थे वो। और तब हम रहते थे गांव में, जहां मैं पैदा हुआ, जी, चहज गांव, पिथौरागढ़ के एक गांव में। तो तो उनकी देखरेख में ही मेरी पढ़ाई हुई थी वहाँ पर। तो वो चाहते थे कि मैं साइंस पढूं, और मेरा भी मन साइंस पढ़ने का ही था, क्योंकि शुरुआती दौर में मैं पढ़ने में ठीक ठाक था। जैसे कि उसी तरह की परवरिश थी और पढ़ाई चल रही, लेकिन मेरा जो जो रुझान था, मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि कुछ कविताओं को पढ़ना, जैसे हमारे जो कोर्स के भी उस वक्त जो हमारे कवि थे, मैथिली शरण गुप्त हो गए, और महादेवी वर्मा जी की कविताएं हो गई, वो सब पढ़ते थे हम लोग। और थोड़ा जी, उसकी तरफ रुझान था। और ख़ास तौर से क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ गोविंद जी, जी, वो एक तरीके से हमारा, वैसे तो पूरा भारत ही हमारा लोक परंपराओं से परिपूर्ण है, बड़ा कलरफुल। ठीक है। तो हमारे यहाँ की भी कुछ लोक परंपराएं ऐसी हैं जिनके बीच में ही हम रच बस के, जो हमारा पालन पोषण, और जिसमें हम रच बस के ही बड़े होते हैं। ठीक है। तो जहाँ रामलीला जो प्रमुख, कुमाऊँ की आपने सुना होगा कि वो बहुत मुख्यतया वही ज़्यादा फेमस है। और उसके अलावा वहाँ के जो आठों सातों होली और तमाम इस तरह के और भी परंपराएं हैं, तो उनमें हमारी भागीदारी, भले ही हम कलाकार हों या ना हों, एक लोक जीवन में जो भागीदारी होती है, तो वो हमेशा रही। कभी कभी सुनना, कभी उसमें इन्वॉल्व होना, जब हम छोटे थे। तो जब जब ये जो ब्रीदिंग स्पेस हमें मिलता था ना, पढ़ाई के अलावा और घर की बाउंड्री से बाहर निकलने के लिए, जब जब ये त्यौहार होते थे और परंपराएं होती थी, तो बहुत उल्लास, मतलब अंदर से ऐसा लगता था कुछ अच्छा, बेहतर हो रहा है, कुछ खुशी मिल रही है। तो उसमें शामिल होते थे। और मेरी माताजी तो उसमें बहुत इन्वॉल्व रहती थी इन चीज़ों में। तो वहाँ से एक तरीके से शायद ये बीज जो होता है, ये आया होगा, ये पड़ा होगा, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी शुरुआत में। लेकिन रामलीला में हम लोग जाते थे, लेकिन रोज़ रामलीला में जाने की परमिशन भी नहीं हुआ करती थी पढ़ाई की वजह से। और पिताजी कहते थे कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप देखने चले जाया करो कुछ दिन, बट उसमें पार्टिसिपेट करने का वक्त नहीं है, आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि उसके लिए तालीम होती थी। जहाँ हमारा घर था उसी के सामने एक घर था, तो वहाँ तालीम होती थी। वो हारमोनियम की आवाज़, वो गाने की आवाज़ें कानों में जाती थी। मन तो करता था, लेकिन वो परमिशन नहीं मिलती थी। इस तरह का हमारा माहौल था। तो फिर भी जब रामलीला देखने चले जाते थे, तो छुप के बंदर तो बन ही जाते थे। जी, क्योंकि उसके लिए तालीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जी, उसके लिए ज़्यादा वहाँ उस वक्त क्या होना चाहिए कि आप
जैसे ही वहाँ पहुँचे ग्रीन रूम में, अब तो उसका नाम हम ग्रीन रूम कहते हैं, बट पर्दे के पीछे जैसे ही आप पहुँचे तो वहाँ कपड़े खाली होने से, तब तक मतलब वो कपड़े लुट ना चुके हों, सब लोग पहन ना चुके हों, तो एक आध जोड़ी बंदर के कपड़े पहने तो वो पहन के वो मेकअप होके आ जाते थे उस सेना में, और पूरे देर मंच में वो दरबार में हनुमान जी के साथ रहते थे। उछलना कूदना, मूंगफली खाना, जलेबी खाना, और ये वो सब होता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। और सुनते थे जो वो गा रहे होते थे, जो राम का किरदार कर रहे हैं, लक्ष्मण का, रावण का, जनक का, और तमाम किरदार कर रहे हैं, तो उनको सुनते रहते थे, और लगता था क्या कभी हम भी मंच पर, क्या मैं भी, मुझे भी कभी ऐसा मौका मिलेगा, मैं भी कर पाऊँगा। एक जो अंदर की जो ऐसी इच्छा थी, तो शायद वही इच्छा आगे चल के जब मैं वहाँ से बीएससी में एडमिशन लिया मैंने, क्योंकि पिताजी भी चाहते थे कि मैं बीएससी ही करूँ, इंजीनियरिंग करूँ, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स वाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट था। ठीक है, तो आ, और मेरे घर वालों का और सबका कहना था कि नहीं, ये पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, ये कर सकता है, मेहनत करेगा तो कर लेगा। तो मैं जब वहाँ गया, बीएससी में एडमिशन लिया, तो तब मुझे वहाँ जाके थिएटर ग्रुप का पता चला किसी के माध्यम से, पुराने लोगों के माध्यम से, कोई मुझे लेके गए। एक थात नाम का ग्रुप हुआ करता था, काफ़ी फेमस था उस वक्त वहाँ, तो उसके ही एक कलाकार मुझे वहाँ लेके गए अपने ग्रुप में, और वहाँ मुझसे कहा कि ये स्क्रिप्ट पढ़िए। वहाँ बहुत सारे लोग थे, काफ़ी लोग सीनियर और अलग अलग तरह के दिखने वाले लोग वहाँ पर थे, और मैं पहली बार वहाँ गया तो हालांकि थोड़ा झिझक थी मेरे अंदर, लेकिन लगा कि ये सब लोग जो पढ़ रहे हैं, एक किताब है, एक स्क्रिप्ट है, और उसमें से सब लोग लाइंस बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, फिर उस पर कुछ बातें कर रहे हैं। और एक प्रोफेसर थे, अब वो मेरे ख्याल से कहाँ हैं, हल्द्वानी में है, कहाँ हैं, डॉक्टर मृगेश पांडे जी, तो वो उस वक्त बैठे थे वहाँ पे, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, इनको ये पढ़वाइए। तो गोविंद जी, वो नाटक था राजकुंवर, राजकुंवर नाटक था, और वो काफ़ी सीनियर हमारे और प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं, ललित सिंह पोखरिया जी, तो वो उनका लिखा हुआ नाटक था। तो दादा ललित सर हैं, ललित सर आपको देख भी रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं प्रणाम दादा को मेरी तरफ से। बहुत सारे लोग हैं, ललित जी हैं, ललित सर अच्छा हैं, जी, नारायण दीक्षित हैं जी हैं, कुंकेश्वर जी हैं। हाँ अच्छा, दीक्षित जी, भूमिकेश्वर जी, सबको नमस्कार। अच्छा लग रहा है, जी उत्साहवर्धन हो रहा है मेरा। नहीं नहीं, क्योंकि ललित सर का नाम है, क्योंकि हम, मैं भी जी उनका जी जी, स्टूडेंट हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जब उसमें एक किरदार, एक रोल मुझे पढ़ने के लिए दिया गया उस नाटक में, तो उस वक्त मैंने उसको पढ़ा, तो उन लोगों को जो सबसे अच्छा मेरे अंदर ये लगा कि मैंने वो पढ़ लिया, मतलब बिना रुकावट के उस लाइन को, उन डायलॉग्स को पढ़ लिया। तो जो लोग भी वहाँ पर थे उस वक्त, था के निर्मल शाह जी एक हुआ करते थे, सतीश जोशी जी हुआ करते थे, और भी बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ओके, तो पढ़ लिया है। मेरी थोड़ा सा क्या था कि उस यानी मतलब जो जो हेरिडिटी में हमें मिलती हैं, जैसे आवाज़ कुछ ऐसी थी, जो हेरिडिटी में हमारे पिताजी की आवाज़ बहुत फनकदार, बहुत रौबदार और वज़नदार बेस थी, तो मुझे भी थोड़ा सा, मुझे लगता है वहाँ से कुछ वो मिली विरासत में, तो उस वक्त भी आवाज़ थोड़ी ऐसी थी, तो वो एक फ़ौजी के लिए और उस किरदार के लिए ठीक बैठ रही होगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। फिर वो मुझे समझाते रहे। तो मेरा जो रूटीन था गोविंद जी, इससे पहले जब मैं शाम का वक्त बाज़ार घूमने में, इधर उधर जाने में, मार्केट में हम लोगों का अपने दोस्तों के साथ गुजरता था, वो थोड़ा डाइवर्ट हो गया, तो वो अब रिहर्सल की तरफ आने लग गया, जब बीएससी कर रहा था। तो अब एक जगह मिल गई जहाँ मुझे शायद जो मेरे इच्छा थी वो करने के लिए एक स्पेस मिला, तो उधर भी रुझान, तो शाम शाम को ये होता था, और दिन भर हमारी जो पढ़ाई है प्लस थोड़ा अब क्या होने लगा कि अब रिहर्सल की वजह से घर में मैं थोड़ा देर से जाता था, तो जो पढ़ाई का टाइम था वो स्वाभाविक है, जो टाइम टेबल घर वालों की तरफ से बना हुआ था उसमें थोड़ा सा वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे मुझे कि अब इतना लेट आता है, कहाँ से आता है, क्या करता है। तो
अब धीरे धीरे उनको पता चलना शुरू हुआ तो उनको लगा नहीं अब इसका ध्यान थोड़ा भटक रहा है शायद। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता था कि शुरुआती वर्षों में कि टाइम से घर आ जाऊँ रिहर्सल करके। लेकिन चूँकि जो नेचर है रिहर्सल का और इस काम का जो नेचर है उसमें देर भी हो जाती है, तो देर हो जाती थी तो मैनेज करना पड़ता था। तो ऐसे शुरुआत हुई और फिर क्या हुआ, इसका जो शो हुआ वो शरदोत्सव वहाँ पर हुआ करता है, पिथौरागढ़ में देव सिंह मैदान है, वहाँ होता था। तो एक बहुत बड़ा मेला होता है कई दिनों। तो उसमें नाटक भी होते हैं, संगीत भी होता है, फोक डांस सारा कुछ होता है। तो उसमें ये नाटक हुआ। तो जब ये नाटक देखा तो बहुत सारे तालियां मिली, क्योंकि ओपन एयर था, स्टेज बना हुआ था, ऑडियंस दूर तक बैठी हुई थी। तो बहुत मुझे अप्रिसिएशन मिला इस नाटक में, इस रोल में। तो उसके बाद तो स्वाभाविक है जो ऐसी इच्छा रखता हो उसको थोड़ा अप्रिसिएशन मिल जाए। तो उसके लिए तो वो मतलब समझ लो बारूद का काम है ना, तो वो मिल गया। तो फिर वो सिलसिला और नाटकों में ऐसे आगे चल पड़ा। इस बीच नुक्कड़ नाटक भी किए उन्हीं के साथ, और नुक्कड़ नाटक करते थे। तो जब नुक्कड़ नाटक एक जगह कर रहे होते थे तो पुलिस वाले आ जाते थे, क्योंकि नुक्कड़ नाटक तय सिस्टम के खिलाफ और इस तरह से था। तो पुलिस वाले आते थे तो वहाँ से भाग के फिर दूसरी जगह जा कर के वहाँ कर रहे होते थे। तो वो भी एक अनुभव बहुत मज़ेदार था उन दिनों का। तो जो शुरुआत हुई वो बहुत अच्छी हुई और बहुत अच्छे ग्रुप के साथ हुई। तो जो ठाट लोग विरासत एवं रंगमंच जो ग्रुप था उसके सारे लोग बड़े सिंसियर थे और बहुत सीरियस काम करते थे, गंभीर काम करते थे उस वक्त। और दूसरा जो स्क्रिप्ट जिससे शुरुआत हुई वो कितने सीनियर और ज्ञानी और हमारे जो रंगकर्मी सीनियर गुरु ललित दादा हैं उनकी स्क्रिप्ट थी। तो फिर तो कुछ ना कुछ होना ही था। नहीं तो कभी ऐसा नहीं होता था कि मतलब घर में लोगों ने बोला कि मतलब थिएटर करोगे तो जीविका कैसे चलेगी, थिएटर बंद कर देना चाहिए, घर से परमिशन मिल गई? हाँ, परमिशन जैसी कोई चीज़ मिली नहीं थी, ये तो खुद चुपके चुपके जा कर के हो रहा था ना। तो ये बिना परमिशन के ही हो रहा था। ये जैसे कि शाम का वक्त मुझे लगता था, पहले मैं लाइब्रेरी भी जाया करता था शाम को, क्योंकि जो मेरे सबसे बड़े भाई साहब जो थे हैं, जो हमारे ताऊ जी के लड़के, तो वो मुझे गाइड करते थे शाम को, क्योंकि वो खुद यूपीएससी की तैयारी वगैरह कर रहे थे। तो मुझे शाम शाम को उनके साथ एक घूमने का नियम था, जिसमें फिर हम डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में जा कर के वो मुझे गाइड करते थे। ऐसे कुछ प्रतियोगिता दर्पण है और कुछ और मैगजीन्स हैं ये सब पढ़नी है, तो वो पढ़ने की एक आदत जैसी बना के रखी हुई थी। और जाता था तो वो वक्त अब धीरे धीरे अब उनको लगा कि ये कहाँ जाता है, क्योंकि ये लाइब्रेरी वाले टाइम में तो ये कहीं और जाता है, मैं तो रिहर्सल में जाता हूँ। ठीक है। अब स्वाभाविक था कि ये नाटक अच्छा हो गया तो फिर एक दूसरे नाटक में रोल मिल गया, तो उसके लिए तैयारी। फिर नाटक से जुड़े हुए लोगों के साथ ज़्यादा उठना बैठना, जो उनकी बातें हैं नाटक के बारे में बता रहे हैं, और देश में या जहाँ भी जो नाटक हो रहा है जो उनको जानकारी मिल रही है वो हम तक, जो लोग हैं हम तक वो पहुँचा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा डिबेट भी होता था, बातें भी होती थी, तो उधर ज़्यादा मन लगता था। अब लाइब्रेरी की तरफ उतना मन नहीं लगता था, अब उस ग्रुप में ज़्यादा मन लगता था ना। वहाँ जो बातें होती थी कि वहाँ साहित्य की बातें भी हो रही हैं, जैसे जो हमारे यहाँ के जो बहुत फेमस साहित्यकार रहे शैलेश मटियानी जी, उनके साहित्य की बात हो रही है, लक्ष्मण सिंह बटरोही जी की साहित्य की बात हो रही है। तो और जो नाटककार हैं, मतलब उस वक्त तो उतना नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी वो लोग जितना जानते थे वो जब हमें बताते थे तो उनकी बातें होती थी तो सुनने में अच्छा लगता था ये सब। तो घर वालों का ये हो गया था कि हाँ ये थोड़ा सा इसकी दिशा भटक रही है। तो फिर भी वो बीच बीच में मेरे फॉर्म भर दिया करते थे, जैसे इंजीनियरिंग के लिए MLNR और IIT, और बैंक के भी फॉर्म भरे उन्होंने बाद में, मैंने बैंक PO के। तो वहाँ तो होते नहीं थे सेंटर, हम कहीं बरेली या लखनऊ वो सब देने के लिए जाया करते थे, तो घर से भेजते थे। तो तैयारी तो उतनी होती नहीं थी ताकि वो एग्ज़ाम दिया जा सके, लेकिन जाना तो था ही, क्योंकि भरा हुआ है फॉर्म और घर वाले कह रहे हैं, तो एग्ज़ाम देने जाते थे हम सब, जैसे सब जाते हैं। हमारे साथ के सेलेक्ट भी होते थे,
इंजीनियरिंग में, आईआईटी में और अलग अलग जगहों पे, और जो हमारे परिवार से संबंधित भी थे, जिनको जानते थे, फिर हमारे घर में बोलते भी थे, देखो वो निकल गया है, वो इंजीनियरिंग में निकल गया है, उसने ज्वाइन कर लिया है, ऐसी बातें होती थी। इनडायरेक्टली समझाते भी थे, कई ऑप्शंस बताते थे सीडीएस के लिए, इसके लिए। लेकिन सुनता तो मैं था, चूँकि उनको ये लगता था ये पढ़ने में ठीक है तो शायद ये मेहनत करेगा तो निकाल लेगा, लेकिन अब मेरे मन से ये चीज़ें निकल चुकी थी। अगर पहले थी भी तो धीरे धीरे ये मेरे अंदर से चीज़ें निकल चुकी थी कि इन शब्दों से अब मुझे उतना प्रेम नहीं था कि इंजीनियरिंग या पीओ या कोई और, तो क्योंकि थिएटर ही अब ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था मुझे, वो रोल करना, वो नाटक करना। मैं चाहता था कि कुछ और जल्दी हो और उसमें मुझे एक और रोल मिल जाए और कुछ करें ऐसे करके, तो वहाँ ज़्यादा मन लगता था। फिर मैंने बीएससी कंप्लीट किया, इस दौरान कई और नाटक किए, और एक जो सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट मेरे लिए, जो बहुत अच्छा ये था वक्त, वो ये था कि बीएससी करने के दौरान लास्ट में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक वर्कशॉप रेजिडेंशियल, वहाँ जो एक्सटेंशन प्रोग्राम के तहत होती है, तो वहाँ वो शुरू हुई, और वो थाट के थ्रू ही, जो संस्था थी उसके थ्रू ही शुरू हुई। तो उस वक्त बजाज सर जो थे वो डायरेक्टर थे, और अंकुर जी एक्सटेंशन प्रोग्राम के हेड थे। तो अंकुर जी ने ही वो पूरा, उसके डायरेक्टर, कैंप डायरेक्टर वही थे। और उसमें जो सीनियर जो टीचर्स जो आए, आलोक चटर्जी सर और सत्यव्रत रावत जी, ओके, और अंकुर जी तो खुद थे ही, साथ में सुमन कुमार जी, तो वो भी उस वक्त पास आउट होके वो भी वहाँ आए। तो और आतमजीत सिंह जी लखनऊ से, नौटंकी के, तो और बहुत सारे लोग ऐसे बीच में आते गए। तो एक बड़ा अच्छा वो वर्कशॉप मेरे लिए, मेरे को और जो सीखने का अवसर मिला, समझ लो कि जो एक रंगमंच का जो एक व्यावहारिक पक्ष होता है, जो ज्ञान होता है अभिनय का, वो मैक्सिमम उस वर्कशॉप में कवर हो गया था। और वहाँ मेरी ये दिशा अब निर्धारित हो चुकी थी कि शायद मुझे अब ज़िंदगी में यही करना है, क्योंकि मैंने एक भी दिन उस वर्कशॉप में, अगर वो 45 दिन की वर्कशॉप थी, तो एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैंने छुट्टी की, या सवेरे 8 से रात 9 बजे तक होती थी, तो कोई ऐसा पल या कोई घंटा ऐसा नहीं होगा कि जिसमें मैं नहीं, मैं कंप्लीट उसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया और ज़्यादा जानने और समझने की कोशिश की। बहुत फ़ायदा हुआ उसमें। क्या हुआ, उसमें एक नाटक तैयार हुआ। मनोहर श्याम जोशी जी एक बहुत बड़े कथाकार रहे हैं, तो वो पहाड़ से थे, लेकिन वो पूरे देश के काफ़ी नामी प्रख्यात कथाकार हैं। उनका एक उपन्यास है कसब, तो उस कसब उपन्यास को ही लिया गया और उसका ड्रामेटाइजेशन हुआ। तो उसमें मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण रोल मिला बब्बन का, ठीक है। तो उससे, और सूत्रधार और बब्बन, कई रोल में हम आते थे, और वो थोड़ा कहानी मंच की शैली में था, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उसका हुआ। और उसके साथ साथ आलोक चटर्जी सर ने एक क्लासरूम एक्सरसाइज के लिए तलघर, लोअर डेप्थ भी किया, उसमें भी काम करने का मौका मिला। और सत्यव्रत राउत जी हमारे जो मास्क मेकिंग और सेट प्रॉप्स और इस पर वो सिखाते थे, तो वहाँ भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा था। और अंकुर जी कहानी के रंगमंच और नाट्य शास्त्र और जो शास्त्रीय परंपरा है उस पर, उस इतिहास पर क्लास लेते थे, और वो बहुत अच्छा सीखने के लिए वो भी बहुत अच्छा रहता था। और आतमजीत सिंह जी जो थे लखनऊ से जो आए थे, वो नौटंकी, पहली बार गोविंद जी नौटंकी से हमारा वास्ता पड़ा। नहीं तो हम लोग तो पहाड़ी गाने या फिर फिल्मी गाने और सब उतना ही जानते थे। तो नौटंकी जो लोक शैली है उत्तर प्रदेश की, और उस वक्त उत्तर प्रदेश ही हमारा राज्य हुआ करता था, उत्तराखंड नहीं था, तो वो उत्तर प्रदेश की क्या, हमारी भी उस वक्त लोक शैली उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी। तो उसके बारे में सुनते थे, कैसे सुनते थे, क्या नौटंकी कर रहे हो, लेकिन जब नौटंकी शब्द से वाकई की नौटंकी है क्या, तो जब उससे वास्ता पड़ा और आतमजीत सिंह जी ने उसको सिखाया हमें, और मुझ जैसा जो कभी गा नहीं सकता, गाता नहीं है इंसान,
तो हम भी कोरस में गाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो वो पहले सिखाते थे कि हाई रेंज में कैसे गाओगे आप, पहले तबील कैसे गाओगे, दोहा कैसे गाओगे, तो वो सिखाते थे। तो हम भी उसमें भाग लेते थे, तो बड़ा आनंद आता था ना। तो तो आपने इस वर्कशॉप से प्लान बनाया बीएनए जाने के लिए, किससे पहले आपने सोच लिया था बीएनए के नहीं, बारे में? इससे कैसे आपने प्लान किया देखो पढ़ने जाने के लिए? गोविंद जी, बीएनए के बारे में अभी भी ऐसा कोई ये नहीं था। अभी तो दिमाग में एनएसडी की वर्कशॉप कर रहे हैं, तो एनएसडी ही था, ठीक है। क्योंकि सीख उन्हीं लोगों से रहे हैं जो एनएसडी से हैं, वर्कशॉप भी एनएसडी की ही है। तो अभी बीएनए के बारे में कोई बातचीत नहीं या कोई जानकारी उतनी नहीं थी। हाँ, ये पता था कि हाँ एनएसडी है तो बीएनए भी एक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन एनएसडी से इतना प्रभावित उस वक्त हुए उस वर्कशॉप से, क्योंकि जितने लोग भी वहाँ आए, जिस शिद्दत से और जो जो ज्ञान और जो एक इन्वॉल्वमेंट थिएटर के लिए उन लोगों का था, और वो हम तक आया या हमें जो सीखने को मिला, तो उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा, इस रंगमंच की तरफ और ज़्यादा झुकाव बढ़ा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एक और क्या परिवर्तन क्या हुआ, जब कसब जो नाटक हुआ उसका शो पिथौरागढ़ में तो हुआ ही, अल्मोड़ा में, नैनीताल में, इन जगहों में तो हुआ ही। तो पहली बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अभिमंच में भी उस वर्कशॉप के बाद शो करने का मौका मिला। हाँ, तो वो क्या था, वो एक बहुत ही हम जैसे नए लोगों के लिए, और जो अपने गांव में, अपने जगह पे, अपने शहर में थिएटर कर रहे हैं, तो शायद वो दिल्ली के लोगों के लिए उतना ज़्यादा मे भी नहीं होता, लेकिन हमारे लिए तो बहुत, मेरे लिए ऐसा था कि वाह, ये क्या मुझे मौका मिला, मैं धन्य हो गया, ठीक है। और वहाँ जो उस वक्त ऑडियंस थी, जो देखने वाले लोग थे, इतने सीनियर लोग, इवन मनोहर श्याम जोशी जी खुद आए थे, और रंगमंच में जिन लोगों के नाम हमने सुने थे वो सब देखने वाले थे। और 2 शो हुए उसके एक दिन में अभिमंच, और बहुत अप्रिसिएट हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो एनएसटी को देखा, कैंपस देखा, वहाँ लोग 3 साल के कोर्स में किस तरीके से काम हो रहा है, और काम हो रहा है मतलब लोग कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों पे इन्वॉल्व हैं, अलग अलग जगहों पे क्या क्या हो रहा है एक्टिविटीज़, वो सब देखने को मिली। तो ऐसा हुआ, ऊपर देख के ऐसे ही भगवान से शायद प्रार्थना की थी कि कुछ ऐसा हमें भी अवसर मिले, ऐसा हम भी करना चाहते हैं, या यहाँ आने का अवसर मिले। तो ये था। तो एक अब ये बन गया था कि नहीं, अब आगे करना है, या एनएसडी करना है, या आगे कुछ काम करना है, ठीक है। तो ये वर्कशॉप हो गई, और बहुत बड़ा प्रभाव मेरे जीवन में इस वर्कशॉप का पड़ा। और अब मेरे अंदर मुझे लगता है कि कुछ गंभीरता ज़्यादा आ गई थिएटर को लेकर के, और बाकी चीज़ें तो इस वर्कशॉप ने अब मेरे इंजीनियर को बिल्कुल अलग कर दिया, और भी जो चीज़ें थी उनको साइड कर दिया पूरी तरीके से। और घर से थोड़ा सा मेरा अब जो एक सॉफ्ट ट्यूनिंग हुआ करती थी वो कम हो गई, और उनको भी थोड़ी उम्मीद कम हो गई, क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट अब इसमें ज़्यादा हो गया। तो जब अब बीएनए की बात आपने पूछी, तो इस वर्कशॉप को ख़त्म करने के कुछ वक्त बाद एक नाटक और हुआ, जो हाथ से ही हुआ, वेदना। तो महर ठाकुरों का गांव, लक्ष्मण सिंह बटरोही जी की वो कहानी है, और मैं उसके जो राइटर डायरेक्टर, उसके जो ड्रामेटाइजेशन जिन्होंने किया वेदना नाम से, सतीश जोशी जी, और उन्होंने ही डायरेक्ट भी किया उसको, और निर्मल शाह जी जो थे वो पूरा उसका प्रोडक्शन देख रहे थे। बाकी जो और लोग थे बहुत सीनियर और सभी लोग, वो उसमें काम कर रहे थे। तो मुझे भी उसमें एक और मेन रोल करने का मौका मिला, हरदा शास्त्री का उसके। तो वो भी एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। वो रोल भी इतना अच्छा हो गया, और उन लोगों, उस टीम के साथ, वो इतनी सीरियस टीम के साथ और इतना अच्छा काम करने। गोविंद जी, वो टीम ऐसी थी कि वो लोग उस वक्त वो सेट क्रिएट करते थे ना, जैसे वहाँ का एक नौला या कुआं जो होते हैं वहाँ के, वो दिखाना है, तो एक ऐसा सेट क्रिएट करते थे, कटआउट्स को काट के इतनी मेहनत करते थे, और ऐसा क्रिएटिव काम करते थे। तो उनके साथ काम करने का एक बड़ा आनंद आता था। और लाइट देखो, पानी को, जैसे पानी को थोड़ा सा उन्होंने ब्लू दिखाना है कि नीचे पानी है तो थोड़ा ब्लू है, तो उस वक्त भी वो अपने जो स्टूडियो के फिल्टर या स्टूडियो की जो लाइट होती थी उससे वो कुछ कुछ ऐसे क्रिएट करते थे।
तो बहुत इस तरह की मेहनत हुआ करती थी उस वक्त में वहाँ पे, तो इतना सिंसियरली वर्क होता था। तो ड्रामेटाइजेशन में भी ऐसे काम कर रहे थे। तो हम लोग काफ़ी मिलजुल के एक वेंचर की तरह, एक टीम वर्क की तरह ऐसे काम करते थे। और वो जो सीनियर लोग, बड़े लोग थे, उनसे काफ़ी इंस्पायर होकर के, उनसे सीखते हुए हम लोग भी अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते थे। तो वो नाटक बहुत अच्छा हुआ, वेदना। और उसके बाद उसके शोज पिथौरागढ़, हल्द्वानी, नैनीताल, जहरी खाल, पौड़ी, कुमाऊं और गढ़वाल में कई जगहों पर उसके नाटक हुए। और मुझे ख़ास तौर से बहुत अप्रिसिएशन मिला उस नाटक में। इवन कई जगह तो एक तो जहरी खाल में जब हम नाटक कर रहे थे, एक उसके जो चीफ गेस्ट थे एक ब्रिगेडियर थे, तो वो सरदार जी थे। वो मेरी हाइट तो छोटी और वो इतने लंबे थे, 6 साल। और नाटक करने के बाद उन्होंने उठा लिया, वो उसी की करता यार कमाल, और उन्होंने उठा लिया। तो इस तरह का एक्सपीरियंस था। और जब हल्द्वानी में हमने नाटक किया तो मेरे एक गमछा ऐसे रहता है, तो जो प्रोफेसर्स लोग सब देख रहे थे, उन्होंने कहा हरदा आप लोग नाटक वाले लोग हो, ये गमछे को आगे, नाटक वाले लोग हो, आगे करो, इसको फैलाओ सब लोग। तो हमने गमछा फैलाया तो स्टेज पे आके सब लोग उसमें पैसा डालने लगे। मतलब उसको ऐसे अप्रिसिएशन मिला कि उसमें पैसे भी देने लगे। तो ये इस तरह की यात्रा थी, ऐसी शुरुआत थी, ऐसा मोटिवेशन था। ठीक है, और ये नाटक भी हो गया। तो फिर क्या, फिर मैं तब तक बीएससी भी कर चुका था, और एक 6 महीने का घर वालों को कुछ कर रहा है ये दिखाने के लिए एक कंप्यूटर का कोर्स भी मैं करता था। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए कि देखो ये कुछ ऐसा भी कर रहा है, सीख रहा है कुछ ऐसा ना, साथ और भी तो चीजें चल रही हैं। हाँ ये चल रही है, तो वो करता था। तो एक क्या हुआ, उसी बीच जब कंप्यूटर का कोर्स खत्म हो गया तो महर्षि विद्या मंदिर है वहाँ, तो तब मैंने एमएससी प्रीवियस में एडमिशन ले लिया था मैथमेटिक्स में, गणित। ठीक है, तो महर्षि विद्या मंदिर में मैंने पेपर में देखा एक पोस्ट आई है कंप्यूटर टीचर। तो मैंने सोचा कि अगर मैं वहाँ जाके इंटरव्यू दूंगा और एज ए कंप्यूटर टीचर मैं वहाँ लग जाऊँगा, तो मैं वहाँ बच्चों के साथ नाटक भी करता रहूँगा, और घर वाले मुझसे कहेंगे कि देखो कुछ कर रहा है, स्कूल में जा रहा है। तो अब उनकी तरफ, हालांकि एक बहुत छोटा सा, यूँ कहेंगे कि बहुत ही हल्का एक्सक्यूज़ है ये, जहाँ वो इंजीनियरिंग की तैयारी करवाना चाह रहे हैं, वहाँ आप एक स्कूल में कुछ देर के लिए जा रहे हैं तो उससे खुश नहीं होने वाले हैं, लेकिन खुद बचने के लिए और अपने लिए एक एस्केप जो है वो रास्ता ऐसे ढूंढा जा रहा है। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, हालांकि वहाँ और भी लोग थे जो कंप्यूटर के बहुत एक्सपर्ट थे हमारे जानने वाले, तो उनको न लेकर के उन्होंने मुझे ले लिया। और क्यों लिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कंप्यूटर में कोई बहुत अच्छा हूँ, नहीं। उन्होंने जब मेरा बायोडाटा देखा, उन्होंने कहा अरे ये तो नाटक वाला है, तो मेरे बच्चों को, हमारे स्कूल के बच्चों को फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो उन्होंने मुझे रख लिया, और मेरे लिए अच्छा हो गया कि दिन के टाइम में मैं वहाँ जा रहा हूँ और बच्चों के साथ छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशंस और कुछ नाटक कर रहा हूँ। और उनको कंप्यूटर तो मैं इतना जानता था कि उनको ऑन करके ऑफ करके यही सब चीज़ें सिखाता था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, वर्ड में थोड़ा टाइप करना बस, बाकी वही नाटक ही चलता रहता था। फिर उसी दौरान संगीत नाटक अकेडमी लखनऊ की तरफ से एक वर्कशॉप फिर आयोजित हुई, और जिसके वर्कशॉप डायरेक्टर बन के अभी मैं जिनकी बात कर रहा था, ललित सिंह पोखरिया जी आए। ठीक है, तो वो जब मैं पहले उनका नाम सुना था, उनके बारे में, क्योंकि उनका प्ले किया था और उनके बारे में सुना था, पहली बार उनसे मिले। तो जब उनसे मुलाकात हुई तो फिर सारी टीम इकट्ठा हो गई, फिर हमारे ग्रुप के साथ हाथ के साथ उन्होंने वो नाटक किया। तो उनसे इतना प्रभावित हुआ मैं कि मैंने सोचा कि पहले मैंने बीएनए के बारे में नहीं सोचा था, जब उनका काम देखा मैंने कहा इतना ज्ञानी आदमी, मतलब कि ये जब नाटक के अलावा ये होटल में बैठे हैं तो तब ये लिख रहे हैं, बातें हो रही हैं नाटक की और काम हो रहा है जिसमें एक ही जो व्यक्ति हैं वो नाटककार भी हैं, वो डायरेक्टर भी है, और जब वो एक्टिंग करके दिखाते थे तब वो बेहतरीन एक्टिंग करते थे। और उसके अलावा म्यूज़िक की बात करते थे, म्यूज़िक करवाते थे, उसको गाइड करते थे म्यूज़िक के लिए, और कॉस्ट्यूम सेट, इन तमाम चीज़ों पे मैंने कहा ये तो एक आदमी भी एक इंस्टीट्यूट है पूरी तरीके से। और जब पता चला कि वो भारतेंदु नाट्य अकेडमी से हैं, तो फिर ये हुआ कि हाँ एक और ये इंस्टीट्यूशन है जो गंभीरता से प्रशिक्षण देता है, मतलब बृहद प्रशिक्षण देता है। तो तब बीएनए के बारे में भी जानकारी,
और वो नाटक उत्तरायणी दादा ने किया और बहुत अच्छा वो नाटक हुआ और बहुत कुछ सीखने को उस दौरान भी मिला। तो क्या हो रहा था कि उधर अगर मेरी चीज़ें कम हो रही थी, जिधर घर वाले चाहते थे, तो इधर चीज़ें बढ़ रही थी, प्लस हो रही थी। मतलब मेरे जीवन में यहाँ चीज़ें ऐड हो रही थी एक के बाद। तो मेरे लिए वो खुशी, मेरे लिए वो, उनके लिए नहीं थी, क्योंकि उनका इससे कोई वास्ता नहीं था, कोई ऐसे रंगमंच की जगह वो नहीं थी, वहाँ उतनी जानकारी नहीं थी। और थिएटर के नाम पर या इसके नाम पर तो यही कहा जाता था कि क्या काम कर रहे हो थिएटर, ये भी क्या क्या करोगे इसमें, क्या मिलेगा ये करके, नाचोगे क्या करोगे ना। तो उस तरह का एक जो वो था, सभी का ऐसा ये था। लेकिन यहाँ से दूसरी साइड से वो चीज़ें ऐड हो रही थी ग्रुप से, इधर से जैसे दादा के साथ। तो फिर वो उत्तरायणी के बाद दादा चले गए, नाटक हो गया। तो फिर अब क्या करें। तो अब ये हुआ एनएसडी और बीएनए के फॉर्म का वो जो एडवर्टीजमेंट है वो आ गया। तो थाट के जो सीनियर लोग थे उन्होंने बताया और उन्होंने मेरा फॉर्म भरवा दिया, दोनों जगह भरवा दिया। और मेरी इच्छा थी, उनको भी लगा कि नहीं इनकी इच्छा है, तो फॉर्म भरने में हेल्प किया। फॉर्म भरा एनएसडी भी, और वो भी जब दिल्ली आया एनएसडी का दिया तो काफ़ी मुझे ये था कि मैं तो वर्कशॉप में भी रहा हूँ और तो मुझे तो फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब जब वहाँ आके देखा तो वहाँ इतने पुराने और मुझे लग रहा मैं तो अभी उनको देख करके, और जो बातें हो रही है बाहर और जिस तरह के लोग हैं वहाँ पर, वो बहुत बड़ी बातें हो रही हैं। तो मैंने कहा ये क्या बातें हो रही हैं, हाँ मैं थोड़ा घबरा भी गया, ठीक है। लेकिन मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दिया, जो भी चीज़ें मुझसे पूछी गई तो वो मैंने जवाब दिया। परफॉर्मेंस भी जो करना था वो किया। अब वो कितना रहा होगा वो मैं नहीं कह सकता, जो भी रहा होगा, क्योंकि अगर बहुत अच्छा रहा होता तो एडमिशन हो गया होता, ठीक है। तो स्वाभाविक है वो नहीं रहा होगा। बहुत अच्छे की बात है, लक की बात होती है ना, कि उस समय कौन लोग बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, उनके सोच क्या है। तो वहाँ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे पता चला कि वहाँ नहीं हुआ। तो और मैंने क्या हिम्मत की, और देखो एनएसडी की वर्कशॉप करने के बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस भी आया, मैंने एनएसडी स्कूल का तो भरा ही भरा और एसआरसी रेपेट्री का भी भर दिया साथ। अच्छा, हाँ। और वो साथ था, कुछ दिन के गैप में था, तो मैं दिल्ली में ही रुक के एसआरसी रेपेट्री भी मैंने दे दिया। वो क्यों दिया, उसके पीछे एक कारण था कि अब मैं वापस पिथौरागढ़ नहीं जाना चाहता, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ जाऊँगा तो फिर वही होगा कि ये तैयारी वो तैयारी ये, और वहाँ अब या कितना रंगमंच होगा, मुझे और सीखने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी एक मंशा। तो एसआरसी रेपेट्री तो दे दिया, लेकिन बहुत अच्छा मैंने किया नहीं। जिस लेवल के परफॉर्मेंस हो रहे थे वहाँ पे, गाना और जिस तरह का वो हो रहा था, अभिनय तो मैं कर रहा था, बट गाने वगैरह में मैं बहुत कमज़ोर था, ठीक है। एनएसडी भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। तो फिर मेरे पास ऑप्शन था बीएनए, भारतेंदु नाट्य एकेडमी। और अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भारतेंदु नाट्य एकेडमी में उस वक्त नहीं होता तो शायद मैं फिर नेक्स्ट ईयर एनएसडी देता। तो जब भारतेंदु नाट्य एकेडमी में हो गया मेरा, मैंने कुछ और तैयारी की, एक आध महीने का और गैप था, तो मेहनत की और तैयारी की। और मेरे लिए ये था कि अगर अब मेरा यहाँ भी नहीं होगा तो पूरा 1 साल मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो भारतेंदु नाट्य एकेडमी में जब मैं गया तो सारे जो फैकल्टी जो बैठे थे, जो जजेस बैठे थे, जो उनमें अंकुर जी भी थे। तो अंकुर जी ने भी मुझसे सवाल किए, वर्कशॉप से संबंधित सवाल भी किए, और तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ सिलेक्शन हो गया तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मेरा कहीं तो हो गया और अब मुझे मेहनत करनी है। तो तब मैं पिथौरागढ़ से फिर यहाँ आ गया लखनऊ। और आते वक्त मेरे पिताजी से मैंने, अब वो हैं नहीं, पर पिताजी से मेरी बात हुई कि मेरा हो गया है। एक छोटी सी न्यूज़ भी अखबार में कहीं पर आ गई कि उस संस्था की, पिथौरागढ़ के फलानी संस्था के एक कलाकार का जो है वहाँ सिलेक्शन हो गया है भारतेंदु नाट्य एकेडमी में। तो मैंने वो पिताजी को दिखाई, ठीक है, कि देखिए अखबार में आया है और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया।
तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई मतलब ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि खुशी वाला। उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारा डिसीजन है, ये तुम करना चाहते हो और ये तुम्हारा डिसीजन है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। अगर तुम इसके बारे में मुझसे पूछोगे कि मैं इसके बाद क्या करूँगा या और क्या क्या होता है, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने बहुत साफ सुथरे अंदाज में ये बोल दिया। और अगर जो मैं तुमसे कह रहा हूँ करने के लिए, अगर वो तुम करते हो तो उसकी कोचिंग से लेके इवन उसके अटैम्प्ट और कितना आपको तैयारी करनी है, कहाँ तक जाना है, उसमें मैं पूरा सहयोग पैसे से भी और उससे भी आपके लिए कर सकता हूँ, उसमें कैरियर बनाने के लिए, इंजीनियरिंग में या बैंकिंग में या कहीं और। बट इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। ये तुम्हारा अपना डिसीज़न होगा, ये तुम्हारा सेल्फ डिसीज़न होगा, सही या गलत। तो जब मैंने कहा कि हाँ मुझे यही करना है, उनका था कि ये कहने के बाद शायद ये समझ जाए। ठीक है, तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे यही करना है। तब फिर उन्होंने कहा कि देखो ये 2 साल की ट्रेनिंग के बाद या फिर मेरे पास आके ये मत कहना कि मुझसे ये नहीं, ठीक है। तो तब मैं तुम्हारा कोई ये आंसर नहीं दे पाऊँगा या मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है इस फील्ड के बारे में, तुमको मालूम। और मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली कह दिया हाँ मैं नहीं बोलूँगा। तो ठीक है, इसमें कोई वो नहीं हुआ, क्लियर हो गई चीज़ें। और मैं घर से परमिशन लेके BNA आ गया। अब भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी जब आया तो वहाँ का जो शेड्यूल था, और उस वक्त क्योंकि बहुत सिस्टम ऐसा था, जैसे हमने एडमिशन लिया तो BM शाह जी वहाँ डायरेक्टर बने, तो बहुत ही जो पढ़ाई का और जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल था वो बहुत टाइट था। सवेरे 5 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक। और वो तो शाह जी तो रात को 11 बजे भी हॉस्टल में आ जाते थे कि क्या कर रहे हैं, तो पूछते क्या कर रहे हैं आप लोग, बातें कर रहे हैं, कुछ करिए और इम्प्रोवाइजेशन करिए, ये करिए, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है, अभी और कुछ ये काम करिए, सुनाइए, स्पीच पर काम करिए। तो हम तो थके होते थे, हम समझते थे कि देखिए सर अभी भी आ गए हैं रात को, ऐसे करके। और वो बहुत मतलब उनका ये था कि स्टूडेंट्स के प्रति इतने ज़्यादा वो पॉजिटिव और इतने ज़्यादा लगाव था, वो छोड़ते नहीं थे कहीं भी। वो सोचते थे कि इनको पूरा ऐसा तैयार कर दो इनको। तो उनकी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी, मतलब सैल्यूट उनको। तो और उन्होंने जो प्लान, जो डिज़ाइन भी किया, मॉर्निंग योगा से लेकर के, योग के बाद से लेकर के मूवमेंट, वॉइस एक्सरसाइज, एक टीचर, मतलब कई बार तो योग वाले सर हमारे चतुर्वेदी जी एक आते थे, वो हमें जगाते थे और इतने अच्छे थे, वो हमें जगाते थे, हम फिर तुरंत जाके फ्रेश होकर योग करते थे, क्योंकि कभी कभी हम रात को थकते थे तो लेट उठते थे। तो हमारे बैच में भी बहुत सब जुझारू लोग थे, अलग अलग जगहों से थे, बहुत डायनामिक थे। तो एक कंपटीशन और बढ़ गया था, इतना आसान नहीं था, कंपटीशन और बढ़ गया था, देखा देखी। और जो क्लास होती थी उसमें कोई किसी चीज़ में माहिर है तो कोई किसी चीज़ में माहिर है, कोई किसी चीज़ में माहिर है। और सबसे ज़्यादा जो जद्दोजहद होती थी जब कास्टिंग होती थी, जब कोई नाटक की तैयारी होती थी, कास्टिंग होती थी, तो तब फिर बड़ा और ज़ोर लगता था और तैयारी करते थे। तो ये जो तैयारी थी, मतलब मुझे ये बेनिफिट हुआ कि जो NSD की वर्कशॉप, फिर दादा के साथ वर्कशॉप SNA की, और जो थात के साथ जो काम किया, वो फिर आगे जाके वो प्लस हो गया, वो कम नहीं हुआ। तो जो मैं करना चाहता था वो एड ऑन होता चला गया। और भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में उस वक्त का जो शेड्यूल था और जो टीचर्स हमें मिले, जो प्रशिक्षक मिले, जो डायरेक्टर्स मिले, वो ऐसे मिले कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं था कुछ भी सोचने का। इतना हम सुबह से रात तक हम लोग काम में बिजी रहते थे। और लखनऊ में फिर थिएटर देखना, नाटक देखना, बीच बीच में औरों के नाटक देखना, जब कभी मौका हो ऐसे एकेडमी की तरफ से जाकर के। तो BNA पहुंचने तक का सफ़र कुछ ऐसा रहा। और दादा, ट्रेनिंग क्या चेंजेस लाती है एक अभिनेता में, कि ट्रेनिंग की जरूरत क्यों होती है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे थिएटर करते रहते हैं, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद क्या अंतर आता है?
देखिए, अब अगर थिएटर करते हैं हम लोग, हमें भविष्य में नाटक करना है और थिएटर करना जी। है, तो अ, उसके लिए ट्रेनिंग मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग का अवसर जो थिएटर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनको हर एक को मिले, तो वो एक गंभीर और एक सिस्टमेटिक काम करेंगे अपने जीवन में। ठीक है, जिस विधा में वो काम कर रहे हैं उसमें वो सिर्फ नाटक करने के लिए नाटक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उस गंभीरता से वो नाटक करने के पीछे भी उनकी एक सोच डेवलप हो जाएगी, क्योंकि जिन लोगों के साथ उनने ट्रेन लोगों से उन्होंने सीखा है, जो एकेडमिक उनको एक नॉलेज मिला है। और दूसरा दूसरा क्या होता है कि जब हम ग्रुप में नाटक करते हैं, ग्रुप थिएटर जब करते हैं, तो बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारियां नहीं होने के कारण से, चाहे वो डिज़ाइन को लेकर के जानकारी हो, चाहे वो अभिनय को लेकर के बहुत सारी जानकारियाँ हों ना, चाहे वो कथ्य को लेकर के उतना ज़्यादा जूझते हैं, फिर भी उस चीज़ को बहुत गहराई तक न जा पाना उसके, तो बहुत सारी चीज़ें जो छूट जाती हैं। तो वो एक अभिनेता आप हैं, तो आपको आपके अभिनय को, और पर अभिनेता तो कुछ ऐसा है नहीं। देखिए, अभिनय तो आप करते हैं, आप रामलीला में भी थे तो भी अभिनय करते थे, अभिनय तो हो ही रहा था। ठीक है, फिर ग्रुप में थे तो भी अभिनय कर ही रहे थे। ठीक है, और आप कुछ चीज़ें नैसर्गिक होती हैं, नैसर्गिक जो चीज़ें होती हैं वो आप कर ही लेते हैं। ठीक है, वो आपके स्वभाव में है। ठीक, लेकिन अब ये पता नहीं होता है कि कब, कहाँ और कैसे इसको करना है, किस रोल में आपको किस तरीके से काम। आप तो एक जैसा करते रहते हैं, आप क्योंकि रामलीला में आप राजा बनते हैं अलग तरह के और हंसाते हैं, आप कॉमेडी में, और फिर आप वही सब करते, एक ही तरह के पैटर्न में आप करते रहते हैं, फिर लाइफ में भी लोगों को, दोस्तों को हंसाते रहते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि आप में वो एक्टर वाले गुण हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो, लेकिन वो हर वक्त ऐसा नहीं चल सकता, हर रोल में ये सब नहीं हो सकता, और हर नाटक अलग है, हर चरित्र अलग है। ठीक है, और निर्देशन में भी आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते हैं कि आपने एक नाटक किया उसमें उसी को कर रहे हैं। आप ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा जानकारियाँ लेते हैं एकेडमिक्स में, ट्रेनिंग में ज़्यादा, जो टीचर्स अलग अलग विधा के, कोई क्लासिकल ड्रामा के आपको टीचर मिलते हैं, डायरेक्टर, कोई हास्य और फार्स के आपको मिलते हैं, और कोई शेक्सपियरियन थिएटर करने वाले मिलते हैं, कोई पारसी थिएटर करने वाले मिलते हैं, उनके साथ आपको करने का मौका मिलता है। तो उस प्रोसेस को और जानने को, उसको समझने का आपको अवसर मिलता है, सीखने का अवसर। तो आपकी जो क्रिएटिव फैकल्टी है, तो क्रिएटिव फैकल्टी का जो एक्सपेंड है, जो विस्तार है, वो होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप अपना एक ही दिशा में कर रहे थे और सोच रहे थे, वही करते जाते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाते। आपको पढ़ने की आदत डलवाई जाती है, आपको नाट्यशास्त्र पढ़ने की आदत डलवाई जाती है कि नवरस क्या है, 9 रसों के बारे में बताया जाता है, अभिनय के प्रकार के बारे में बताया जाता है, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य की जानकारी जब आपको होती है, तो कुछ टेक्निक्स भी आप सीख जाते हैं। तमाम थियरीज़ को जब आप पढ़ते हैं, तो वो थियरीज़ को लेके भले ही आप ना चलते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस वे में आपकी वो चीज़ें रहती हैं, और जब आप काम करते हैं तो अनचाहे वो आपके उसमें आती हैं, दिखती हैं, और आपके जीवन में एक, आपके रंग कर्म में या आपके अभिनय में एक सिस्टम पैदा करते हैं ट्रेनिंग। आप एक ऑर्गेनाइज वर्क का आप करते हैं पूरी तरीके से, आपका नज़रिया थोड़ा बदलता है। आप सिर्फ परफॉर्मेंस करने के लिए परफॉर्मेंस नहीं करते, उसके पीछे और भी शायद आपके उद्देश्य, और भी उद्देश्य पैदा होते हैं, और उनको आप फुलफिल करते हैं। और फिर आप लड़ते हैं खुद से लड़ते हैं, और उस टेक्स्ट से लड़ते हैं, और जिनके साथ काम करते हैं उनसे लड़ते हैं, वैचारिक तरीके से लड़ते हैं, और रचनात्मक तरीके से लड़ाई चलती है, जिसको जूझना कहा जा सकता है लड़ाई को। तो वो सब चीज़ें होती हैं। और ट्रेनिंग से एक फ़ायदा और ये होता है कि आप एक अकेले नहीं हैं, आपका ग्रुप सिर्फ एक ही प्रांत का ग्रुप नहीं है, अब आप
अनेक प्रांतों के लोगों के साथ और अलग अलग जगहों के स्टूडेंट्स के साथ जब आते हैं तो एक दूसरे से भी शेयरिंग करके आपको बहुत कुछ जानना और सीखने का अवसर मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है गोविंद जी की ट्रेनिंग जो है वो एक कलाकार के, एक अभिनेता या एक रंगमंच कलाकार के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत महत्वपूर्ण होती है उसकी। शायद जो बातें मैं समझ पाया या जो मैं कह पाया, एक विस्तार देती है, आप जो कर रहे होते हैं उसको विस्तार और देती विस्तार। है, बिल्कुल विस्तार देती है। और वो ट्रेनिंग कैसी भी हो सकती है। वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर मैं आप चले जाएं, क्योंकि शायद सबको ये मौका न भी मिलता हो, लेकिन वो जो ट्रेंड लोगों के साथ काम करके भी जो ट्रेनिंग करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी सीखते हैं अलग अलग लोगों के साथ। जैसे मैंने कहा कि मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप से ना। तो उसमें जो उसमें जो उसका जो वर्कशॉप थी, तो एक तरह से वो मिनी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था थोड़े दिन के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ें वही चीज़ें वहाँ हो रही थी। सिस्टम में आना बहुत जरूरी है, सिस्टम को फॉलो करना। बिल्कुल जरूरी कि हर कोई इंस्टीट्यूट जाए तो किसी के साथ लग के भी वो सिस्टम में आ सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आ सकते हैं। बाकी तो आपको खुद तय करना है, और आप जो सीख रहे हैं उसको कहाँ और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे फ्यूचर में, वो तो होते रहेंगी और वो आप तय करेंगे। तो यही हुआ कि हाँ बताएं। हाँ, मैं ये कह रहा था, बीएनए आपने खत्म किया, उसके बाद मन में ये नहीं आया कि बॉम्बे चले, बॉम्बे में काम करें, जैसे हर की ख्वाहिश होती है हर किसी कि आपने वहां से प्लान किया कि दिल्ली आऊंगा, दिल्ली करके फिर जाऊंगा, तो क्या मन में आया ट्रेनिंग के बाद कि अब कहाँ जाना है? क्योंकि घर तो आपने छोड़ दिया था कि अब घर वापस नहीं जाना है ना? तो अब तो यार दिल्ली, कब सोच दिया कि दिल्ली जाना है, या बॉम्बे का मन में था? क्या था मतलब ट्रेनिंग के बाद? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जी हाँ जी, हुआ ये कि जो बीएनए में अच्छा, एक होता है ना जो आपकी परवरिश होती है, परवरिश घर की, उसके बाद फिर आपकी जो रंगमंच की परवरिश होती है। ठीक है, तो वो परवरिश ऐसी रही है। तो जैसे होता है ना कि आपके ज़र्रे ज़र्रे में थिएटर को इंजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है समझ रहे हैं? तो मतलब ब्लड में ही अब वो चलने लगा होता है। तो कुछ ऐसा चल रहा था, और ख़ास तौर से जब मैं बीएनए में था तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारतीय नाट्य अकेडमी में भी ऐसे अवसर मिले कि 2 साल में 8 नाटक हुए। बहुत नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो हम लोगों को 2 साल में 8 नाटक हुए, 8 नाटक अलग अलग निर्देशक जो आए। तो वो भी उस वक्त ऐसे जब क्या हुआ कि जब हम फर्स्ट ईयर में थे, साजी तो ऐसा हुआ कि उनकी डेथ हो गई बाद में, वो नहीं रहे। ठीक है, एक बहुत बड़ा लॉस ये हुआ। तो उसके बाद जो डायरेक्टर आए वो भी कुछ उसी तरह की सोच के आए कि स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। सुशील कुमार सिंह जी, हाँ, तो उनका भी थॉट यही था। वो भी पूरी तरीके से इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया, प्लान किया कि जो चीज़ें जो शाहजी ने जो चीज़ें की वो उन्होंने आगे बढ़ाया। तो हमें फिर वैसे ही डायरेक्टर और मिलते रहे। अब हमारे जो टीचर्स थे अपने, चित्रा जी, अरुण जी और जुगल जी, उनकी क्लासेस तो होती ही थी और बहुत अच्छी क्लासेस होती थी जुगल जी के साथ भी और सबके साथ। लेकिन उसके अलावा जो हमें और फैकल्टी बाहर से दी जाती थी, बुलाई जाती थी, उससे हमें और ज़्यादा सोचने, समझने और रंगमंच को जानने। जैसे अगर मैं कहूँ कि संस्कृत ड्रामा और शास्त्रीय नाट्य परंपरा की बात करूँ तो उसके लिए कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, जो इतने बड़े नाम हैं संस्कृत नाटक के, वो हमें पढ़ाने आते थे 2 वर्ष। जीवन पाणी जी उड़ीसा से, अब वो नहीं रहे, तो वो आते थे। के.एन. कक्कड़ जी वहाँ थे तो वो आते थे। तो ऐसे लोगों के बीच और इनके संपर्क में जब हम रहते थे तो थिएटर और थिएटर, ठीक है, तो उसी की बातें होती थी, उसी के वो अभिनय, निर्देशन, परिकल्पना, तो वही सब बातें होती थी।
ऐसे ही वेस्टर्न ड्रामा जो पढ़ाने आते थे वो ड्रामा की ही बात करते थे। जो डायरेक्टर्स आते थे, चाहे वो हेमंत भाटिया जी आए तो उन्होंने नाटक के साथ साथ स्टेज डिज़ाइनिंग, सेट डिज़ाइनिंग उसकी क्लास लेते थे। और मोहन महर्षि जी आए तो वो वॉइस एंड स्पीच और उस पर और नाटक के अलावा कैरेक्टराइजेशन, वॉइस एंड स्पीच उस पर ज़्यादा फोकस था। राजेंद्र नाथ जी आए तो वो निर्देशन को लेकर के क्लासेस लेते थे। उर्मिल कुमार थपलियाल जी आए तो उन्होंने पूरा फोक थिएटर उसको समझाने के लिए ये क्या। CR जाम्बे जी आए तो उन्होंने, जाम्बे सर ने भी पूरा एक नाटक को पूरा एक प्रोडक्शन प्रोसेस को हमने उनसे सीखा। जुगल सर ने जो नाटक किया उसमें, अरुण सर ने जो नाटक किया, तो जिन ने भी हमारे साथ नाटक किया 8 नाटक, तो उन्होंने वही चीज़ें, मतलब कि हम एक बेहतर नाटक कैसे कर सकते हैं रंगमंच में, या बेहतर रंगमंच कैसे कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से उसमें क्या कर सकते हैं, तो दिमाग की हम कैसे क्या कर सकते हैं, तो इधर ज़्यादा फोकस होता था। और जब हमारा ये ख़त्म हुआ कोर्स 2 साल बाद, तो तब क्या हो गया कि एक ऐसी स्कीम आ गई गोविंद जी कि ट्राइबल्स के साथ, बुंदेलखंड के जनजातियों के साथ एक उनके लोक जीवन और संस्कृति पर कुछ शोध और एक कार्यशाला की एक स्कीम आ गई BNA में। तो मुझसे पूछा गया कि आप BNA की रेपेट्री करेंगे, बाकी लोग रेपेट्री कर रहे थे, या आप उसमें जाएंगे, क्या इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा मैं उसमें जाऊंगा, वो करना चाहूँगा। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद मैं रेपेट्री तो बाद में भी कर लूँगा, लेकिन ये जो एक्सप्लोर करने, जो हमने सीखा है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए अभी थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल हो जाएगा हमारे लिए, और ये चैलेंजिंग वर्क है। तो मैं उस काम के लिए चले गया। तो वो वर्कशॉप हुई और उस वर्कशॉप में नाटक तैयार हुआ ट्राइबल्स के साथ। फिर लोक नाट्य समारोह लखनऊ में उसका शो भी हुआ, तो बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद था कि अब क्या करें, तो फिर लखनऊ में मैं ललित दादा के ही साथ मुझे रहने का मौका मिला, उन्होंने शरण दी, ठीक है। तो उस वक्त उनके साथ फिर गुजारने का मौका मिला, और मंचकृति जो वहाँ का ग्रुप है लखनऊ का, तो उसके बाद मैंने मंचकृति के साथ 2 नाटक किए दादा के ही निर्देशन में। प्रेत शिशु और उत्तरायणी दोबारा से हुआ, तो उनमें फिर से अभिनय किया। और अपनी ये, और फिर एक BBC के लिए कुछ पहाड़ी में कुछ बनाना था, तो किसी ने मुझे वो कांटेक्ट दिया, तो वो भी काम किया मैंने, छोटा सा जिंगल बनाना या इस तरह का काम ये किया। फिर ये था कि अब क्या करें आगे। फिर श्रीराम सेंटर रेपेट्री के लिए अप्लाई किया, और मेरा श्रीराम रेपेट्री में हो गया। तो मेरे साथ के कुछ लोग मुंबई चले गए, हम लोग दिनेश और मैं रेपेट्री आ गए। तो ये क्या हुआ ना कि रमता जोगी मतलब कि आप रमते जा रहे हैं, आप खाली ही नहीं हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं, और आप अपने मन का काम कर रहे हैं, आपको काम करने के मौके मिल रहे हैं, ठीक है, अवसर मिल रहे हैं, तो आप उसमें इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं, क्योंकि वो मन तो उसमें। अब क्या है, देखिए, जब हम BNA में नाटक कर रहे थे, गौतम मजूमदार जी ने भी हमारे साथ चेरी ऑर्चर्ड किया, बहुत अच्छा नाटक किया, चेरी की बगिया। तो उस दौरान मेरी दीदी, एकमात्र दीदी की शादी भी थी, तो इतना रच बस गया कि अब यही करना है, तो लगा लीजिए कि शादी में भी नहीं गया मैं। तो हाँ, तो ये रंगमंच या ये जो काम है वो इस तरह से प्रभावित करने लगा कि वो समाज से और परिवार से जो है वो धीरे धीरे एक दूरी भी हो गई, वहाँ भी नहीं गया। तो ये कहीं ना कहीं आपके ही सवाल का जवाब है। तो फिर जब श्रीराम सेंटर रेपेट्री आए, तो रेपेट्री में तब मुश्ताक आग जी डायरेक्टर हुआ करते थे। तो बहुत अच्छा काम रेपेट्री में भी हो रहा था। और एक महाब्राह्मण नाटक था उस वक्त, उनका वो चल ही रहा था, उसमें NK पंत जी जो हैं वो मेन रोल करते थे, और सुभाष जी और नाहड़ी जी और बहुत सारे लोग उस वक्त वहाँ पर थे, अपने निशित रंजन पांडेग्रही, उमेश भाई, और दिनेश और मैं भी वहाँ आ गए। तो हमें भी वहाँ पर कुछ अच्छे से रोल मिलने लगे उनके साथ, इन सब लोगों के साथ, तो वो करने में और मज़ा आने लगा। अलादाद उनका नाटक था, उसमें मिला। फिर एक नाटक था, चित्रंजन त्रिपाठी जी जो डायरेक्टर हैं, NSD से पास आउट और बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक कॉमेडी नाटक किया। उस वक्त ताजमहल का टेंडर भी वहाँ हो रहा था NSD रेपेट्री में, और श्रीराम रेपेट्री में उन्होंने किया कैपिटल एक्सप्रेस, ये नाटक किया। तो ये नाटक बहुत हिट हुआ, और इसमें मेरे भी किरदार को बहुत सराहना मिली।
तो क्या होता है, हम लोग तालियां जो मिलती हैं गोविंद जी, ठीक है, तो रंगमंच में जो लाइव जो इंटरेक्शन होता है ऑडियंस से, जो रिस्पॉन्स मिलता है, तो बाछें खिल जाती हैं, आनंद आ जाता है। उस दिन खाना भी नहीं खाते हैं, तो शो बहुत अच्छा हो गया, हमने बहुत अच्छा एक्ट किया, कई लोगों ने अप्रिसिएट किया, तो यही तो हम चाहते थे, यही करना चाहते थे। तो वो जो अप्रिसिएशन मिला तो उसमें सब कुछ भूल गए ना। मुंबई जाने का तो फिर लगातार ऐसे 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 अवसर मिलते गए, हर नाटक में रोल अच्छे अच्छे मिलते गए, अप्रिसिएशन मिलता गया। और श्रीराम सेंटर रेपर्टरी ने मुझे दिल्ली में एक रंगमंच में एक अभिनेता के तौर पर एक तरीके से स्थापित ही कर दिया, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, और मुझे भी बड़ा आनंद आने लगा कि नाटक छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, एक के बाद एक नाटक में रोल मिल रहा है, एक के बाद एक नाटक में रोल मिल रहा है। और साथ में एक ऐसी मुहिम थी कि कहानियों को निर्देशित करने का भी, कि आर्टिस्ट लोग करेंगे, तो वहाँ भी मैंने इंटरफेयर किया, मैंने कहानियाँ निर्देशित करना शुरू किया, तो उसमें भी सफलता मिलती गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो अब तो रंगमंच से ऐसे बॉन्डिंग हो गई, ऐसे ऐसे झगड़ गए। और उसी बीच में देख भी रहे हैं, दिल्ली में आने के बाद और अवसर मिले देखने के, भारत रंग महोत्सव हो रहा है उस दौर में, सन 2000, 2001, 2002, 2003, उस दौर में क्या क्या प्लेज आ रहे हैं, नाटक आ रहे हैं, और क्या माहौल है भारत रंग महोत्सव का। और रंग स्वर्ण संगीत नाटक एकेडमी का एक फेस्टिवल हुआ था, वो देखना, जिसमें जो पुराने, जिनके श्यामानंद जालान जी के बारे में हम सुनते थे, या सत्यदेव दुबे जी के बारे में सोचते थे, सुनते थे, अमरीश पुरी जी के बारे में, उनको सबको मंच पर देख रहे हैं, उनके काम को देख रहे हैं, बाहर विदेश का काम देख रहे हैं, कन्हैयालाल जी का, कन्हैयालाल जी का काम देख रहे हैं, हबीब साहब का काम देख रहे हैं, और रतन थियम जी का काम देख रहे हैं, उषा गांगुली जी का काम देख रहे हैं, रुद्रदादा का काम देख रहे हैं, थपलियाल जी का काम देख रहे हैं। चारों तरफ से बड़े बड़े जो निर्देशक हैं, जो इस नाट्य विधा के, उनके काम को देखने का अवसर मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है, और साथ में हम कर भी रहे हैं अलग अलग डायरेक्टर के साथ। तो ये समय यूँ निकलता जा रहा है, और हम पूरी तरीके से मंच और अपना कमरा, मंच और फिर अपना कमरा, कुछ और सोचने का मौका नहीं मिल रहा है। हाँ, इस बीच में ज़रूर सन 2005 में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो डायरेक्टर हैं फिल्म में, तो उनकी फिल्म पिंजर की कास्टिंग दिल्ली में चल रही थी, तो हमें भी बुलाया गया, तो एक रोल के लिए मेरी उसमें कास्टिंग हो गई, एक छोटे से रोल की। तो वो रोल किया, तो उन्होंने भी बहुत अप्रिसिएट किया, उनसे ऐसा संबंध बना कि वो ऐसा कुछ था नहीं, वो रोल मतलब ऐसा कुछ बहुत कि उस पर कोई चर्चा की जाए, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जितना भी था वो अच्छे से हुआ। तो द्विवेदी जी ने भी काफ़ी अप्रिसिएट किया, और उनसे एक ऐसा रिश्ता बना काफ़ी समय तक, कि जब भी वो उसके बाद, अब वो दूसरे शेड्यूल की कास्टिंग के लिए आते हैं, तो मुझे कास्टिंग में भी अपने साथ रखते हैं कास्टिंग करने के लिए, ठीक है। तो उनको पता नहीं मेरी क्या बातें सही लगी, और क्या विज़न उनको ठीक लगा, या व्यवहार ठीक लगा, जो भी था, तो काफ़ी प्रभावित थे। मैं बीच बीच में उनको अपने नाटकों, और वो जब दिल्ली आते थे उसके बाद भी, तो वो कहीं रुके हैं ली मेरिडियन में, या संग्रीला में, या संतूर होटल में उधर एयरपोर्ट के पास, तो तब मुझे कॉल करते थे कि भूपेश कहाँ हो। मैं कहता था सर मैं अभी कमरे में हूँ। क्या कर रहे हो कमरे में, इधर आ जाओ। तो मैं ऑटो करता था, उनके पास पहुँचता था, तो बहुत सारी बातें होती थी फिल्मों की, वो मुझसे नाटक की बातें करते थे, मैं उनको फ़ोटो दिखाता था नाटकों के अपने, पर मैं क्यों दिखाता था फ़ोटो, कि वो मेरे रोल को देखें, और मैं जो कर रहा हूँ वो देखें, ठीक है। लेकिन वो देखते तो होंगे, लेकिन वो जो मुझे रिप्लाई करते थे गोविंद जी, वो क्या करते थे ना, फ़ोटो देख के, भूपेश आई वॉन्ट, मतलब आई वॉन्ट तक मैं सोचता था कि ये मेरे लिए कुछ कह रहे हैं, ठीक है। वो कहते थे भूपेश आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फिल्म एक्टर। वो फिल्म के जो एक्टर हैं वो ऐसे इन्वॉल्व होके नहीं करते, वो कैमरा देखते हैं, और आप लोग कितना ज़बरदस्त आप इन्वॉल्व होके काम करते हैं, ठीक है। तो वो कहते थे कि क्या क्या लाइट है, और क्या सीन दिख रहा है इसमें, तो फोटोग्राफ्स में ये सब चीज़ें देखते थे, और मैं सोचता था कि ये, और फिर बीच में मेरे पीठ पे हाथ रखते थे, कुछ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बहुत सारी बातें होती थी उनसे, ठीक है। तो हाँ, लेकिन जब उनसे मेरी काफ़ी मीटिंग्स हुई, इवन एक ऐसा मौका था जब हम इधर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट सीपी में, जनपथ में, साथ लंच कर रहा था मैं उनके, और काफ़ी बातें उनसे हो रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा भूपेश आप मुंबई चलिए, और
स्टार बनने की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपके इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि 2 साल के अंदर आपके पास वहाँ वो सारी सुविधाएं होंगी जो आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास अच्छा काम भी होगा। तो ये शब्द उन्होंने मुझसे कहे थे, और आप तुरंत शिफ्ट करिए। तो उस समय तो मुझे लगा हाँ करना है बहुत, ये वो तो बड़ा एक वो मिला। लेकिन जब मैं वापस वो चले गए और मैं अपनी दुनिया में आया, अगले दिन से रिहर्सल शुरू हुई और फिर एक नाटक में एक और रोल मिला, तो वो इतना आनंद आने लगा, इतना मज़ा आने लगा कि उनकी बात मैं भूल गया। ठीक है, तो अक्सर उनका फ़ोन आता, बातें होती नाटक पर। फिर उसके बाद मैंने कुछ और भी फिल्में की, लेकिन फिल्में मैं करता रहा, कुछ यहाँ रहते हुए फिल्म करता रहा। और फिर मैंने एक मौका और मिला, एक नाटक हुआ था गोविंद जी, मुझे अमृता चाहिए। योगेश त्रिपाठी जी एक नाटककार हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन नाटक लिखा है, तो मुझे अमृता चाहिए। तो वो नाटक मुश्ताक आग जी ने डायरेक्ट किया, तो उसमें मैं रोल करता था। तो हमारे सीनियर हैं विनय प्रकाश सिंह जी दादा, तो वो देखने आए होंगे, उन्होंने देखा होगा, और वो नाटक अक्सर बाद में बताया कि मैं तुम्हारे नाटक देखता रहता हूँ। तो उन्होंने वो नाटक देखा और उसके 3 साल बाद उनका फ़ोन आया कि भूपेश तुम्हारे लिए एक रोल है और तुम मिलने आओ दूरदर्शन में। तो मैं उनसे दूरदर्शन में मिलने के लिए गया, तो मैं बैठा, तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा वो नाटक देखा था, उसमें तुम्हारा रोल देखा, और उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि ये वाला रोल मेरी फिल्म में तुम ही करो। वो दूरदर्शन की फिल्म, नरेंद्र कोहली जी की कहानी है नींद आने तक। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो तुम्हें मना नहीं करना है। ठीक, तो मैंने कहा कि ठीक है सर, अब देखिए वो इतने उससे कह रहे हैं कि मैं वो रोल देख के आपको रोल दे रहा हूँ, और ये वो, तो मेरी हिम्मत मना करने की, और वैसे कोई कारण भी नहीं था मना करने का, ये तो मेरे लिए एक मौका था करने का, तो मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। बट उन्होंने ऐसे कहा कि आपको करना है, और उन्होंने कहा देखो तुम्हारी और मेरे पास ऑप्शंस हैं काफ़ी लंबे लंबे मेन रोल के लिए, और तुम्हारी हाइट उस तरह से नहीं है, और तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं हीरोइन ढूंढनी पड़ रही है मुझे। ठीक है, तो ये बातें भी उन्होंने कही, और फिर उसकी शूटिंग हुई, और वो हुआ। उस वक्त दूरदर्शन भी काफ़ी अच्छा टेलीफिल्म काफ़ी अच्छा बना रहा था। काफ़ी टेलीफिल्म, जहाँ लक्ष्मी कैद है राजीव दादा ने बनाई, फिर राकेश श्रीवास्तव जी ने एक इनके पंजी भी एक में कर रहे थे, वो बनाई, एक में मैं कर रहा था, एक में सौरभ शुक्ला जी राजीव जी वाले में कर रहे थे। तो वो बहुत अच्छा फेस्टिवल था, तो उसमें मेन रोल मुझे मिल गया करने के लिए, तो मेन रोल किया मैंने उसमें। और वो आज मैं उसको देखूं तो पता नहीं क्या कहूँगा, बट उस वक्त बहुत अच्छा था, वो मेन रोल था और काफ़ी अच्छा था, बढ़िया लग रहा था, और अच्छा अप्रिशिएट हुआ। इतना दिखाया गया वो दूरदर्शन पे इतने मौक़ों पे कि बहुत सारे लोगों ने, उड़ीसा से मेरे पास फ़ोन आए इधर उधर से कि आपकी फिल्म देखी, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो वो भी मेरे रंगमंच में से हटने के लिए डगमगा नहीं पाया वो मेन रोल भी, तो वो भी किया और बहुत चला, अच्छा हुआ। उसके बाद मैंने दिल्ली में रहते हुए बहुत सारे कमर्शियल किए जो बहुत आते रहे, फिल्म शुरू होने से पहले भी आते हैं, टीवी में भी आते हैं, वो गवर्नमेंट के भी हैं, और बहुत सारे किए। फिर भी क्या हुआ पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हुआ कि मुंबई जाया जाए, क्योंकि ये करते थे, करके आ जाते थे, और फिर जो मन अपना जो रंगमंच में जो लाइव ऑडियंस के सामने जो आनंद आता था वो ज़्यादा देर तक वो, और जो रंगमंच की बातें उनके साथ वो कहीं ना कहीं वो रच बस गया था, वो ज़्यादा स्ट्राइक करता था या करता है। उसके बाद भी मैंने अमल एक फिल्म थी, वो की इंडो कैनेडियन, मुकेश छाबड़ा ने उसमें मेरे कास्टिंग की थी, छोटा सा रोल था उसमें भी, उसमें काफ़ी लोग थे, नसीरुद्दीन शाह जी और बहुत सारे लोग थे। और फिर एक मौका और आया जिसमें मुकेश छाबड़ा ने ही मेरी कास्टिंग की, चिंटू जी, रंजीत कपूर जी ने डायरेक्ट की, बॉबी बेदी प्रोडक्शन की थी। तो उसमें भी बड़ा एक मतलब बड़ा अच्छा लगता था सुनने में कि मुकेश छाबड़ा कह रहे हैं मुंबई से, दादा अभी मैं बॉबी बेदी जी के पास बैठा हूँ, आपका ऑडिशन बहुत अच्छा लगा उनको और ये रोल आप ही कर रहे हैं, ये वो करके। मैंने कहा ठीक है भाई, थैंक यू, बढ़िया। तो चिंटू जी की हिमाचल में रहे, वहाँ बहुत अच्छा रहा। ऋषि कपूर जी थे उसमें, सब साथ ही एक था, NSD के बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सीनियर एक्टर थे, बहुत बल्कि मेरे बड़े अच्छे मित्र बने, हेमंत माहौर जी NSD के, तो उनसे बड़ी मित्रता हुई मेरी वहाँ, तो हम लोगों ने साथ में काम किया, और भी बहुत सारे लोग। एक अच्छा माहौल था उस वक्त, लगता था नहीं अच्छा हो रहा है, हालांकि वो एक फिल्मी माहौल कम था क्योंकि उसमें थिएटर के लोग ज़्यादा थे, तो बहुत अच्छा थिएटर का ही जैसा माहौल रहता था।
तो वो फिल्म भी की, वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। फिर भी पता नहीं, फिर भी एक बार कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा अब तुम शिफ्ट कर लेना चाहिए तुम्हें, अब मुंबई चले जाओ। और ये वो तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, अब मैं सोच रहा हूँ ऐसे। बट जब मैं फिर वापस अपने नाटक में आता था, उसके बाद उसको भूल जाता था। फिर और मौका मिला, किस्मत लहू पैसा दिल्ली एक और फिल्म थी, उसमें भी एक रोल मिला छोटा। अब देखो दिल्ली में रह के तो ऐसे ही रोल मिलने थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लिए तो कास्टिंग बाद में वही बचती है कि आपको यही फ़ोन करके कहा जाता है आपके लिए एक रोल है, ऐसा है, ये है, वो है, आप कर लीजिए इसको। जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो सीधे ही बात करते हैं ऐसे, तो ठीक है। फिर एक और मौका आया कि हाँ, फिर विजय सैनी हमारे जो बीएनए के हैं डायरेक्टर, वो तुम देना साथ, मेरा एक सीरियल खूब चल रहा था, उसके डायरेक्टर थे। तो उसकी शूटिंग ऋषिकेश में होनी थी। काफ़ी उस स्टोरी जो चल रही थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था, विलन टाइप का, तो बड़ा एक कैरेक्टर था, तो वो उन्होंने मुझे दे दिया। तो उसकी शूटिंग हुई, वो भी काम किया, अच्छा रहा उसका रिस्पॉन्स। और फिर उसके बाद सोन चिड़िया, रिसेंटली सोन चिड़िया जो थी फिल्म, उसमें भी किया एक किरदार, मनोज बाजपेयी जी के साथ था वो रणवीर शौरी उनके साथ, सबके साथ। तो वो भी अच्छा एक अनुभव था, अच्छा लगा करके। और फिर वापस अपना इधर बीच में एक और मौका ऐसा था जिसमें कि आप सोच सकते थे कि आप चले जाएं और थोड़ा और इस तरह। दहलीज, स्टार प्लस का एक सीरियल था दहलीज, तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण किरदार था, एक मेन किसान का जो रोल था प्रकाश यादव का, वो मिला था। वो काफ़ी लंबा रोल था एक तरीके से, काफ़ी दिनों का था। वो किया, उसके लिए मुंबई में भी शूटिंग हुई, वहाँ भी काम किया। उस वक्त भी काफ़ी ये हुआ कि अब कर लो, अब ये करो। फिर मैं वापस जब अपने नाटक में आया तो फिर मैं भूल जाता हूँ। फिर अब किसी में है वो दम कि मुझे रेगुलर रखे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो अपना रेगुलर काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो थिएटर कर रहा हूँ। हाँ, जिसके लिए मैं हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ, और उसमें मुझे आनंद आ रहा है और मैं लगातार काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन की मतलब थिएटर एक्टिंग और टेलीविजन और फिल्म की एक्टिंग में क्या फर्क होता है? हाँ, फ़र्क ये है, देखो एक्टिंग तो एक्टिंग ही है, ठीक है, वो भी एक्टिंग है, इसका नाम भी एक्टिंग है, एक्टिंग तो सेम है, ठीक है। लेकिन थिएटर क्या है, थिएटर में जब हम एक्टिंग करते हैं तो किसके लिए करते हैं? ऑडियंस के लिए, डायरेक्ट ऑडियंस के लिए, डायरेक्ट हमारे सामने वाले, ठीक है। और जब सिनेमा की एक्टिंग करते हैं तो उस वक्त हम ऑडियंस के लिए नहीं, कैमरे के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, कैमरे पर एक्टिंग कर रहे हैं। तो जब हम रंगमंच की एक्टिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं रंगमंच में रियलिस्टिक एक्टिंग नहीं करते, हम लोग करते हैं, रियलिस्टिक प्ले में रियलिस्टिक भी करते हैं, और जहाँ थोड़ा सा स्टाइलाइज्ड होता है वो भी करते हैं, मेलोड्रामा जिसमें होता है पारसी में वो भी करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक नाटक था डॉक्टर आप भी, फुटवर्ड जी, वो उन्होंने डायरेक्ट किया था श्री राम रघुवंश जी के साथ। तो जब वो कर रहे थे तो उसको बिल्कुल उनका जो तरीका है बहुत रियलिस्टिक, तो वो पूरी तरीके से उसमें आप ऑडियंस की तरफ देखना भी नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर उसमें कर रहे हैं। और आपको बहुत ज़्यादा वॉइस भी उतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं थ्रो कर रही है। बट कि श्री राम सेंटर का एकॉस्टिक बहुत अच्छा है तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर कई बार हमें फिर ओपन एयर में भी करना होता है, या कई बार दर्शक दूर बैठे हैं जो पीछे या बालकनी में बैठे हैं, उनके लिए भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी आवाज़ और हमारा एक्शन उन तक पहुँचे ना। बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, उसमें बढ़ा देते हैं, बदलते नहीं हैं, अभिनय को नहीं बदलते हैं, ठीक है, उसको बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। और ऐसे ही अपने जेस्चर्स को, जैसे मैं अभी यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ या ऐसे ही बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा बढ़ जाता है कि वहाँ से लगता है कि हाँ कुछ एक्शन हो रहा है, और उसके वो भी उसके अकॉर्डिंग, जो आपका सिचुएशन कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। ऐसा नहीं कि दर्शक वहाँ बैठे हैं उनको दिखाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं, नहीं। आप अभिनय में अपने रोल में रहते हुए, उस सिचुएशन में रहते हुए उसको लार्जर देन लाइफ कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ताकि हर ऑडियंस जो आई है आपके देखने के लिए, उसका पूरा अधिकार है कि वो अपना समय दे के आ रही है, कि वो आपके अभिनय को, उस टेक्स्ट को और उस काम को जो देखने आई है वो उस तक पहुँचे और वो उसको दिखाई दे। और ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है एज एन एक्टर या एज ए डायरेक्टर
कि हम उनका पूरा ध्यान रखें जिनके लिए हम नाटक कर रहे हैं। ये इसलिए ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि मंच ही ऐसी जगह है जहाँ पर कलाकार अपने नेचुरल कद में दिखाई देता है, जितना है वो उतना दिखाई देता है, क्योंकि फिल्म में वो बहुत बड़ा दिखाई देता है, जितना है वो उससे बहुत बड़ा दिखाई देता है, टेलीविज़न में जितना है वो उससे बहुत छोटा दिखाई देता है, तो मंच पर वो उतना ही दिखाई देता है जितना वो है। तो ये फ़र्क है। और जब आप सिनेमा के लिए एक्टिंग करते हैं, चूँकि माइक लगा हुआ है, आपका माइक लगा हुआ है यहाँ पे, आप अगर बहुत ज़्यादा उसको करेंगे तो वो ऑडियो की प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लास्ट करेगा, ठीक है। कैमरे का एक फ्रेम है, उस फ्रेम से आप जैसे मंच पर लाइट से फ्रेम बनाते हैं कि कहते हैं कि लाइट लेनी और इस लाइट से बाहर नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर लोकेल और एरिया मिलता है, ठीक है। कैमरे का भी एक अपना फ्रेम है, उस फ्रेम से बाहर नहीं जा सकते आप, तो उसमें आपको फिर उस फ्रेम के अकॉर्डिंग ही एक्टिंग करनी है। उसके फिर कुछ क्लोज़अप, मिड, लॉन्ग, कुछ शॉर्ट हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जब आप क्लोज़ में हैं तो फिर आप उतना ज़्यादा नहीं कर सकते, आपको वहाँ आपको बहुत कम करना होता है, वहाँ बहुत कम करना होता है, तो नहीं के बराबर करना होता है, ठीक है। और मंच पर ऐसा लगता है कि आप राजा हैं, बादशाह हैं, ठीक है। तो आपने तभी तो मंच बहुत लोगों को ट्रेनिंग भी दी है बहुत समय से, तो जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो मतलब कैसा महसूस करते हैं आप आज के लोगों के साथ काम करते हैं? ओके, मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं जो लोग हैं, जो आज की जनरेशन है, उनको ट्रेनिंग देता हूँ, तो मुझे पता है कि वो बिल्कुल भी उस सिंसियरिटी से थिएटर की ट्रेनिंग नहीं लेने आए हैं, मुझे पता चल जाता है नहीं लेने आए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने दिन वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे वीकेंड कोर्स है तो 3 महीने ट्रेनिंग ले रहे हैं, कहीं पर 1 साल ट्रेनिंग ले रहे हैं, या मेरे ग्रुप में, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इतना तो जान जाएं थिएटर के बारे में जितने की इनको जानकारी हो जानी चाहिए। बाकी 20 में से 50 में से कितने लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे, तो ये तो इनका वक्त बताएगा, मैं डिसाइड नहीं कर सकता इसके लिए। हाँ, मैंने ट्रेनिंग ली है, जिस सिंसियरिटी से मैंने ट्रेनिंग ली है गोविंद जी, तो मैं उसी सिंसियरिटी से, वैसे ही डिसिप्लिन से उनको ट्रेनिंग देता हूँ, और वही चीज़ें मैं उनको बताना, मैं बिल्कुल उनको ये नहीं कहता हूँ कि अगर मैं रंगमंच कर रहा हूँ तो आप भी रंगमंच ही करिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ। मैं कौन होता हूँ उनको ये कहने वाला, ठीक है। मुझे तो जब मैं NSD रेपेट्री का एक बार दे रहा था तो मुझे MK रैना जी ने कहा कि बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है यार, तुम तो चॉकलेटी हो, तुम तो ये हो, तुम मुंबई जाओ, वहाँ बढ़िया है, ठीक है। तो मुझे उनकी बड़ी अजीब लगी ये बात। मुझे लगा हो सकता है इनका सजेशन अच्छा हो, बट मुझे लगा कि मेरा मन है रंगमंच करने का, मैं क्यों चले जाऊँ मुंबई ना। तो मैं कौन होता हूँ, मैं किसी को कैसे बोल दूँ कि तुम मुंबई चले जाओ या यहाँ चले जाओ। वो तो मेरे पास सीखने आए हैं, तुम सीखो। और आप क्या सीखने आए हैं? आप अगर ये थिएटर वर्कशॉप है तो आप यहाँ थिएटर ही सीखेंगे, ठीक है। हाँ, एक जनरल बातचीत में, जैसे अभी बातचीत हुई हमारी कि कोई सवाल करता है कि क्या फ़र्क है, चूँकि मैं फ़िल्म खुद भी करता हूँ, टेलीविज़न भी करता हूँ और नाटक ज़्यादा करता हूँ, रंगमंच, तो इसके डिफरेंस को जो मुझे अनुभव हुआ है, जो मुझे जानकारी मिली है ट्रेनिंग से या अपने अनुभव से, मैं उनको वो जानकारी भी देता हूँ। और मैं बिल्कुल उनको ये नहीं कहता कि आप थिएटर ही करिए, आप अच्छा काम करिए, आप फिल्म करिए, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा काम करिए, अच्छा अभिनय करिए। आप इन फ्यूचर डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो अच्छा डायरेक्शन करिए, नाटकों को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं देखते हैं लोग नाटक, टाइम ही नहीं है उनके पास नाटक देखने के लिए, नए लोगों के पास। तो मैं इंसिस्ट करता हूँ कि और नाटक देखिए, मेरे साथ आप सीख रहे हैं, लेकिन मेरे अलावा शाम को जब मौका मिलता है तो आप कोई और नाटक देखिए, कल उस पर चर्चा करिए मुझसे, बातें करिए, तो आपका भी विज़न खुलेगा, आप ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है। और अभिनय के लिए तो जितना मेरे साथ, तो अब तो मैं फिर बीच में बहुत सारी दिक्कत भी होने लगी नए स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती थी, जैसे मेरी जो वर्कशॉप होती थी उसमें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आज भी करते हैं हम इस तरह से, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो मेरा जो ट्रेनिंग देने का जो तरीका है वो इसी तरह से है,
मतलब एक कहो तो जब हम ट्रेन उस उसको जो अपने डिसिप्लिन को है उसको उसके हिसाब से तो वो थोड़ा हार्ड है, लेकिन जो तरीका है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। और अंदर सिर्फ यही है कि जो आया है वो कुछ लेके जाए, और वो उसको अपने जीवन में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर सके। ज़रूरी नहीं है कि वो 20 लोग 25 लोग 30 लोग इस विधा में रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं। ठीक है, जब मैं NSD की वर्कशॉप कर रहा था तो 40-45 लोग थे, जिनमें से अकेला मैं ही थिएटर कर रहा हूँ। अब तो वो ग्रुप भी नहीं कर रहा है जो उन दिनों करता था, वो भी बंद है, उसके लोग भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है तो ज़रूरी नहीं है कि सब करेंगे, या उसके बाद भी जब हम BNA में थे तो सब लोग थिएटर नहीं कर रहे हैं, कोई फिल्में कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। हाँ चलो विधा में हैं तो हो सकता है, मैं नहीं जानता किसी को विधा किन्हीं कारणों से हो सकता है छोड़नी भी पड़ी हो, बट वो अपने जीवन में उसको ये थिएटर की ट्रेनिंग क्या सपोर्ट कर रही है या कितना कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना काम कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने फील, क्योंकि मैं स्कूल्स में भी गोविंद जी ट्रेनिंग देता हूँ। मैंने मॉडर्न स्कूल में भी बाराखंबा रोड मॉडर्न स्कूल में भी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है, उनके हाउस फंक्शंस को तैयार कराया है, प्ले तैयार कराए हैं उनके लिए। सलवान पब्लिक स्कूल पूसा रोड राजेंद्र नगर में, वहाँ भी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है। बहुत इंटरेस्ट लेते हैं आजकल बच्चे, और वो सीखना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पढ़ाई और तमाम 99 और 100% लाने का ऐसा दबाव है कि वो उतनी तरीके से फिर वो उसमें आ नहीं पाते हैं। बट उनको अवसर अभी मिल रहे हैं। फिर उसके बाद DPSC इंटरनेशनल है गाज़ियाबाद, जहाँ का मैं काफ़ी काम देखता हूँ, उनके एनुअल वगैरह भी कराता हूँ। तो मैंने थिएटर के बड़े बड़े प्लेज़ उनके साथ किए हैं, जिनमें कालिदास जी के ऊपर भी काम किया है, रसों के ऊपर उनके साथ काम किया है, और एक स्टेट को लेकर के, उसके कल्चर को लेकर भी प्ले करके उनके साथ काम किया है, ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और थिएटर के उन बच्चों को थिएटर की जो फॉर्म्स हैं, क्या क्या फॉर्म्स हैं, उनके बारे में उनको जानकारी मिल जाए। असल में है क्या, देखिए थिएटर में सबको जानकारी क्यों नहीं है थिएटर की, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि संगीत कहीं आगे है बहुत। जैसे मैं कहूँगा कि जैसे जिस दिन मैं पैदा हुआ होऊंगा अपने गांव में, तो थिएटर तो नहीं था लेकिन संगीत था, क्योंकि मेरे पैदा होने की खुशी में कुछ लोगों ने आके गाने गाए। ठीक है, तो वहीं से शुरू हो गया सर। ठीक है, तो वो रिचुअल वहीं से, वो परंपरा वहीं से शुरू हुई। वैसे ही जब गाना गाया तो कुछ लोगों ने, कुछ महिलाओं ने नृत्य भी किया, क्योंकि वो सब आपसी उनकी, और हमारे फोक में भी क्या है वो सब चीज़ें हैं। लेकिन थिएटर काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी दूर जाके होता है, ये अभी आम नहीं है, मतलब कि हर कोई जानता है, हर बच्चा जानता है। तो हमारी कोशिश स्टूडेंट्स को इतना अवेयर कर दिया जाए कि वो थिएटर के बारे में स्कूल से ही जानने लगे, जहाँ मुझे मौका मिलता है करने का या ट्रेनिंग देने का। पिथौरागढ़ जाके भी मैंने बहुत गाथा, अपना ग्रुप बनाया, उसके बाद कई सालों तक लगा, अभी 2-3 साल से नहीं जा पाया हूँ, बट हर साल वहाँ पे थिएटर वर्कशॉप है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं, बड़ों के लिए करेंगे बट बच्चों के लिए लगातार एक थिएटर वर्कशॉप। वहाँ के स्कूलों में, सोर वैली पब्लिक स्कूल है वहाँ का, वहाँ जाके गांधी विद्यापीठ है उसमें जा कर के, एशियन एकेडमी है उसमें जाके, और कुछ प्लानिंग थी कि कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में भी जाके करें, इन फ्यूचर करूँगा जब मौका मिलेगा ऐसे करके। तो दिल्ली में मंडावली के सरकारी स्कूल में साहित्य कला परिषद की तरफ से, एल्कॉन इंटरनेशनल फेज़ 2 में, तो बहुत सारे स्कूलों में भी बच्चों के साथ वो एक बड़ा आनंद है। मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ, आप बच्चा बन के जिस तरीके से आप काम करते हैं, और वो इतने क्रिएटिव होते हैं, वो बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें हमें खुद सीखने को मिलता है इससे। मतलब अब क्या है ना, उम्र बढ़ने के साथ साथ और बहुत ज़्यादा जब आप लोग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जाके आप थोड़े से ये होता है, फिर जब बच्चों के बीच में जाते हैं, काम करते हैं, नए लोगों के बीच में जाते हैं, तो वो रिफ़्रेश होकर आते हैं पूरी तरीके से। तो ये एक अनुभव है, और इस तरीके से काफ़ी समय, बहुत सारी जानकारी मिली। और मैं चाहूँगा कि अगर आप किसी नाटक की कोई स्पीच जाते जाते अगर बता पाएँ कि आप कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, तो लोगों को एक आइडिया लगेगा कि मतलब स्पीच कैसे बोली जाए, कैसे कही जाए। बहुतों ने आपको देखा है परफॉर्म करते हैं, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं, आपको हमेशा लोग देखते रहते हैं परफॉर्म करते हुए,
लेकिन लॉकडाउन में आपने बहुत 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 स्क्रिप्ट पे काम किया, बहुत सारी स्क्रिप्ट तैयार की, लगातार देखता रहता था, तो क्या आप कभी बैठे क्या नहीं? है क्या है जो 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 अभिनेता है अगर कोई, चूँकि मैं निर्देशक भी हूँ अब, लगातार निर्देशन करता हूँ, और मेरी शुरुआत तो अभिनेता से ही हुई है और अभिनेता मैं हूँ ही और रहूँगा ही, और मैं निर्देशन भी करता हूँ तो खुद अभिनय भी करता हूँ उसमें। जब कोई और निर्देशित करते हैं मुझे मौका मिलता है तो मैं उसमें भी करता हूँ। बट जो अभिनेता, जो अभिनय के प्रति प्रेम नंबर एक, नंबर दो, उस प्रेम को बनाए रखने के लिए कुछ, मतलब जिससे आपको प्रेम होता है तो उस प्रेम को मेंटेन रखने के लिए आपको कुछ एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अभिनय तभी कर पाएंगे जब हमारे जो अभिनय करने के लिए जो हमारे टूल्स हैं, ठीक है, वो टूल्स शार्प रहेंगे और हम उनको लगातार, जैसे साइकिल तभी चलेगी जब उसकी चेन भी ठीक होगी, गरारी भी, सब कुछ ठीक होगा, ग्रीसिंग होते रहेगी। तो वैसे ही एक्टिंग के लिए हमारे लिए है कि हमारा गला, हमारा एक्सप्रेशन, हमारा शरीर, वो सब चीज़ें, उन पर हम काम करते रहेंगे। और वो काम यही है कि अगर संगीत होता तो मैं हारमोनियम बजाता, सरगम करता, ये करता, डांसर होता तो मैं नृत्य करता, लेकिन अब मैं अभिनेता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने वॉइस पर काम करूँगा, ठीक है, तो अपने थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा और स्पीच पर काम करूँगा जो मौका मुझे मिले। तो मैं कोशिश करता हूँ अभी एक सुनाने के लिए, पहले एक सुनाता हूँ, फिर एक बार फिर दूसरी सुनाऊँगा, ज़्यादा अब समय भी हो गया है। ये वाली मैं सुना, हाँ, ये वाली मैं, ये शुरुआत में इससे कर रहा हूँ कि जैसे हमारे बात आई फिल्म और स्टेज, सिनेमा और स्टेज, ठीक है। तो एक एक्टर, वो एक्टर है, वो दोनों दोनों जगह के लिए फिट है, ठीक है। तो अब वो स्पीच का और नाटक का क्या फ्लेवर है उस पर भी डिपेंड करता है कई बार जैसे। तो अब मैंने शुरुआत की थी, ये इत्तेफाक है कि मैंने जब शुरुआती नाटक की बात की तो दादा की बात की, पोखरिया दादा की, फिर बीच में फिर जिक्र आया, फिर आया, और अब भी एक उनके नाटक जो जो श्री राम सेंटर में बहुत ही हिट हुआ था, मतलब 10 दिन वो नाटक हुआ और 10वें दिन हाउसफुल जो शोज हुए उसके, इतनी टिकट सेल उन दिनों कहा जा रहा था कि इस दशक में या इस दौरान श्री राम सेंटर रेपेट्री की कभी नहीं हुई। दिल्ली 6 नाटक था, मुश्ताक काक जी ने डायरेक्ट किया, और बहुत कलाकार और भी उसमें, श्रीकांत, उस वक्त अमरीश, और संजय सिंह, सोनू, और दीक्षा, राखी, बहुत सारे आर्टिस्ट उसमें थे। राजेश सिंह म्यूज़िक कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग जुड़े थे। तो पोखरिया जी का ही वो लिखा हुआ नाटक था, और मुश्ताक जी ने स्पेशली उनसे वो आग्रह किया था वो लिखने के लिए, दिल्ली 6। तो उसकी एक स्पीच है, मैं रोल करता था प्रीतम पाल का, तो वो मैं छोड़ता नहीं उस स्पीच को, उस पर कुछ कुछ अलग अलग तरीके से उसको मैं करता रहता हूँ, और वो दोनों फ्लेवर की है, स्टेज की भी और फिल्म की भी, और उसके बाद हम फिर दूसरे में, ठीक है। वाह मेरे दोस्त, वाह वाह, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे सिखा दिया कि मौका पड़ने पर आदमी को अपने कैरेक्टर के कंप्यूटर से उसूलों की फाइल डिलीट कर देनी चाहिए, पर तुम्हारा तो पूरा सॉफ्टवेयर ही उड़ गया। बच्चू मुझे नसीहत देते थे, प्रीतम प्रीतम मत पड़ो ये मोहब्बत के चक्कर में, इसके जाल में मत पड़ो, इसमें सिर्फ दर्द ही दर्द है और कुछ नहीं। इसकी जलती हुई कैंडल तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के अरमानों को पतंगों की तरह जलाकर भस्म कर देंगे। तेरे अरमानों का क्या हुआ मेरे दोस्त? शालिनी तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस की तरह घुस गई, या तुमने खुद अपने दिल में उसे डाउनलोड कर लिया? वाह वाह, चाल तो तुमने खूब चली और बहुत दूर की चली दोस्त, वाह। पॉलिटिकल घराने के साथ इमोशनल गठबंधन,
और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इज जस्ट मोहब्बत। वाह! राजनेताओं की भावी पीढ़ियां भी तुमसे प्रेरणा लेंगी मेरे दोस्त। सास, ससुर, नाती, पोते, सब राजनीति में। कोई लोकसभा में, कोई विधानसभा में, कोई राज्यसभा में, कोई कॉरपोरेशन में, तो कोई फाउंडेशन में। पूरे देश में एक ही घराने का नेटवर्क चलेगा, एक ही घराने का। वाह मेरे दोस्त, वाह! तुम्हारे इस खूबसूरत षड्यंत्र के आगे बड़े बड़े महान षड्यंत्रकारी यागो कैसियस और लेडी मैकबेथ जैसे षड्यंत्रकारी भी पानी भरेंगे, पानी। वाह! तुम मुझे बचपन से समझाते आए लेकिन समझा नहीं पाए, और आज तुमने बिना बोले समझा दिया, मेरी आत्मा को जगा दिया। अब मैं भी वही करूंगा मेरे दोस्त, मैं भी वही करूंगा। मैं जूली को भूल जाऊंगा। शालिनी की मोहिनी सूरत और अदाओं ने मेरे दिल के तार झंझना दिए, और इस झंझनाहट को मैं अपने प्यार का गीत बना दूंगा। लव सॉन्ग ऑफ 21st सेंचुरी। मेरे दोस्त, तुम इस दुनिया में मोहब्बत करने नहीं आए थे, फिर क्यों अपनी महानता से गिर गए? जाओ जाओ, अपने उसूलों पर वापस जाओ, शालिनी से दूर हो जाओ। क्योंकि मुझे अब उसे अपनाना होगा, मुझे उसे पाना है, और उसे पाने के लिए मैं वो काम कर डालूंगा जो दुनिया का नीच से नीच दगाबाज भी नहीं कर पाया होगा। और उसे पाने के लिए मैं दगाबाजी की वो स्टोरी लिख दूंगा, वो स्टोरी लिख दूंगा जो बॉलीवुड वाले ख्वाब में भी नहीं सोच पाएंगे। और अगर दगाबाजी पर वो कोई फिल्म बनाना चाहेंगे, इसी सच्ची कहानी पर बने, और इस सच्ची कहानी पर मेरी ही कुटिल करतूतों का कॉपीराइट होगा, और मैं लिविंग लेजेंड बन जाऊंगा, और बनकर रहूंगा। बनकर रहूंगा मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया था, तो बहुत बढ़िया। ये थी प्रीतम पाल की स्पीच। ठीक है, तो जब उस वक्त हमने ये नाटक किया था, तो ये प्रीतम पाल का रोल मैं करता था। बहुत समय हो गया हालांकि, बट क्या है, वो डायलॉग, वो स्पीच, वो तो आपके साथ चलते रहते हैं ना, तो वो कभी नहीं छूटते। ये थोड़ा इसमें क्या है, इसमें दोनों चीज़ें आप कवर करते हैं। ये थोड़ा रियलिस्टिक पैटर्न में भी आप इसको रख सकते हैं, आप अपने तरीके से। इसको चाहें तो आप मेलोड्रामेटिक भी बना सकते हैं, पोएटिक भी बना सकते हैं, क्योंकि आप बतौर अभिनेता आप खुद कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं चीज़ों से ना। जैसे जुगल सर थे हमारे, तो वो अश्वत्थामा जब करते थे तो बड़ा नॉर्मल ऐसे बोल के करते थे, और हमें लगता था ये ऐसे कैसे हो सकता है अश्वत्थामा उस वक्त ना, लेकिन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो मैं थोड़ा सा अश्वत्थामा भी सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। ठीक है, जब स्पीच की बात आई है गोविंद जी, तो ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, शस्त्र दीन, आंखों में आंसू लिए, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध पिता के निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा की अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे दुर्योधन ने, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में।
पाकर निहत्था पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से उन्हें खंड खंड कर डाला। तब से मेरे भीतर जो भी शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वो बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से पृथक नहीं किया उन्होंने। तब से मैं भी हूं एक अंध बर्बर पशु। किंतु मैं भी हूं एक गुफा में भटक गया। गुफा ये पराजय की। सुनो दुर्योधन, सुनो सुनो द्रोण, सुनो, मैं तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं, अभी तक शेष हूं। जैसे जैसे रोगी मुर्दे के मुख पर शेष रहता है गंदा कफ बासी थूक, शेष हूं अभी तक। आत्मघात कर लूं, आत्मघात कर लूं, नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंध बर्बर पशु सा, जीवित रहूंगा अंध बर्बर पशु सा। मेरी ये पुतलियां पाए जिसे चीत खाए, मेरे इन पंजों के नीचे, मेरी दो इन पसलियों के नीचे दो पंजे उगाए। आता है शायद पांडव योद्धा है, छिप कर काम का वार, इन हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा, छिप जाता हूं, छिप जाता हूं। मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भी ये अब यहाँ इतना ही हो सकता है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा नहीं, स्पेस चाहिए बहुत बढ़िया। और स्पेस चाहिए, एक मूड चाहिए और उस तरीके से, ठीक है। तो जुगल जी इसको कहते थे कि ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा को द्रोण ने चाहे बनी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, शस्त्र तीन आंखों में आंसू लिए, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये, जैसे है मेरा मन। किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का? वन में भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे उनको थी तलाश था युधिष्ठिर की वाणी में, पाकर निहत्था पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से उन्हें खंड खंड कर डाला। तब से मेरे भीतर जो भी शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर बोले, नारी या कुंजर, मानव को पशु से पृथक नहीं किया। तब से मैं भी हूं एक अंध बर्बर पशु, किंतु मैं भी हूं एक अंधी गुफा में भटक गया। गुफा ये पराजय की। सुनो सुनो दुर्योधन, सुनो सुनो द्रोण, सुनो, मैं तुम्हारा अश्वत्थामा, काय अश्वत्थामा शेष हुआ। जैसे जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता गंदा कफ बासी शेष हुआ। आत्मघात कर इस नपुंसक स्थिति से छुटकारा पाकर पिछली नरकाग्नि में भी बोलना पड़े तो इतनी यातना नहीं, किंतु अंध बर्बर पशु सा मेरी पसलियों के नीचे तो पंजे उगाए, मेरी पुतलियां चीट खाए आए जैसे वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। शायद पांडव योद्धा है, छिप कर करूंगा वार। धनुष मरोड़ा है इन हाथों से, गर्दन मरोड़ा, छिप जाता हूं, छिप जाता हूं। तो ये एक दूसरा रूप तो कई तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये
अपनी तैयारी के लिए एक एक्टर को मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके से तैयारी अपनी करते रहनी चाहिए खाली समय में, चूँकि मंच पर आने से पहले वो रियाज चलता रहना चाहिए। कि आप लगातार इस पैंडेमिक टाइम में कुछ कुछ करते रहे, लगातार जी जी मतलब कुछ स्पीच तैयार करके लगातार फेसबुक पे डालते रहे, जी तो एक्टर कभी शांत नहीं हुआ, एक्टर कुछ ना कुछ बिल्कुल करता रहा बिल्कुल लगातार। बिल्कुल। लोग कहते थे कि मैं तो गोविंद जी आपका धन्यवाद कर रहा हूँ कि ये जो इससे पहले की जो बातचीत हुई उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ा, कितना मैं खुश हुआ, उससे उतना मतलब नहीं है मुझे, लेकिन जो अभी हुआ ये दो स्पीच बोली, दो तीन, तो इससे मेरा मन प्रसन्न हो गया और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मंच से भी मुझे ये परफॉर्म करने का मौका मिला। एक्टर परफॉर्म करता है तभी तो एक्टर है, वो कभी भी कर सकता है, किसी वक्त भी कर सकता है। और यही यही तो एक्टर की खासियत है और ये उसकी खूबसूरती भी है। तो नहीं, सच में मजा है। आमतौर पे जब तक एक्टर कुछ करे ना तो मतलब फिर कैसे वो एक्टर। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो खासियत ही है। दादा सच में आज बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा सच में। और जो हम देख रहे होंगे आपको उनको भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी, बहुत सारी चीज पता चली होगी ना थिएटर के बारे में। और थिएटर में ये है ना, अब सचिन सर, आप सचिन सर को जानते होंगे, सचिन तिवारी जी। जी, मैंने तो वेस्टर्न ड्रामा उन्होंने हमें पढ़ाया है बीएनए में वो एक 2 बात साल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। हाँ वो एक बात बोलते थे ना कि मतलब आप थिएटर को देते जाओगे, थिएटर आपको देता जाएगा। आप पूछोगे बिल्कुल आपको क्या मिला, तो पता चलेगा कुछ नहीं मिला, जीरो में। हाँ तो बिल्कुल वो बिल्कुल आप सही। लगातार थिएटर करते रहे करते रहे करते रहे, तब थिएटर कहाँ से क्या देता जाता है पता नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल वो थिएटर की बिल्कुल। खूबसूरती है और आप उसके एग्जाम्पल हो, है ना, कि मतलब कि बॉम्बे का वही नहीं होता, थिएटर में आके फिर भूल जाते हैं कि मतलब हाँ हमें बिल्कुल। बॉम्बे जाना है, नहीं आना है ना। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो थिएटर में रहे रहे, थिएटर में मजा आता है। दादा सच में मतलब आप आगे आपसे बात करके बहुत मजा आया, है ना, बहुत अच्छा लगा। आपके बारे में और जानने को हमें भी मिला, जानते तो हैं लेकिन आज और जाना कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, और आपका थिएटर से लगाव कितना है, आप कितना प्यार करते हैं थिएटर को। दादा थैंक यू आने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू दादा। धन्यवाद आपका भी। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं इस ऐसे दौर में, तो बहुतों को सुनने का मौका मिल रहा है, हम भी सुन रहे हैं, तो वाकई एक दूसरे से शेयरिंग हो रही है, जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो बहुत आनंददायक है हम जैसे रंगकर्मियों के लिए ये। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको। थैंक यू दादा, शुभ रात्रि दादा, थैंक यू।